यू कैन विन का जो ट्रेडमार्क लाइन है, वह ट्रेडमार्क लाइन ध्यान में आता, और वह ट्रेडमार्क लाइन है, विजेता कोई अलग काम नहीं करते, वे अलग तरीके से काम करते। तो आपको बतला दूं, आप में से जो भी लोग सीतामढ़ी से होंगे, तो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सीतामढ़ी बिहार का पहला खुले में शौच से मुक्त पहला जिला बना था, और बाजाबता इसके लिए उन्होंने व्यापक स्तर पर अभियान चला करके इसको सुनिश्चित किया, जिसके कारण अगर मैं गलत नहीं हूं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस उपलब्धि के लिए चर्चा मिलती है। तो थोड़े से टेक्निकल इसके कारण 5-10 मिनट का समय लग रहा है। तब तक मैं सुदामा सर से कहूंगा कि वे इस सेशन को स्टार्ट करें, और रंजीत जी के आने के बाद वे उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए इस सेशन के संचालन के दायित्व को उन्हें सौंपें। सुदामा सर। सर गुड इवनिंग सर। स्टार्ट करें आप। गुड इवनिंग, स्टार्ट करें आप। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ी सी रंजीत सर को भी थोड़ी समस्या है वहाँ पे, जहाँ पर वो हैं अभी, वहाँ पे कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही वो जुड़ते हैं वो आपके बीच में होंगे। फिलहाल थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें। इससे पहले भी हमने आपके बीच अपनी बातों को शेयर किया था। हमने कुछ मुद्दों पर बात की थी, जैसे कुछ सिचुएशनल मुद्दे थे, जैसे कि एसडीएम बनने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि किसी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको कैसे सुलझाएंगे आप। कुछ सारे जवाब ऐसे भी थे, जैसे कि कुछ चीजें हम लोग जब बात करने लगते हैं तो जो ही बोर्ड में पूछा जाता है कि भाई आप क्या करेंगे ये बन करके, या एसडीएम बन के क्या करेंगे, तो हम लोग कई बार उस दायरे को क्रॉस कर जाते हैं और कुछ ऐसा जवाब दे बैठते हैं कि सामने वाले को लगता है कि इसे कुछ मालूम नहीं है, और तब वो बड़ा आपको अजीब निगाह से देखता है कि भाई आपके पास इतनी अथॉरिटी तो है नहीं कि आप यह कर पाएंगे। तो आज हम कुछ उन बिंदुओं की भी बात करेंगे, कुछ सामान्य सी बात भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि कुछ कई बार हमारे कई जान पहचान के जो हमारे जूनियर हैं और हमारे कुछ सहयोगी बंधु भी हैं, वो मुझे फोन करते हैं कि सर बिहार लोक सेवा आयोग में जब इंटरव्यू दिया जाए तो किन किन सेवाओं को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, किन किन सेवाओं की को नीचे रखना है, मतलब वो क्रम क्या देना है, वरीयता क्रम क्या देना है, प्रेफरेंसेस भी लोग मांगते हैं कई बार। तो आज मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा उस बारे में भी, जिससे कि आप थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यही क्रम दीजिए या इसी क्रम में देना अच्छा रहेगा। मैं अपने विगत 7-8 वर्षों का जो मेरा अनुभव है इस बिहार लोक सेवा आयोग के इस सिविल सेवा के क्षेत्र में नौकरी करके जो मैंने हासिल किया है, उस आधार पर मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा, कुछ बातों को शेयर करूंगा, जिससे कि आप खुद तय करेंगे कि आपको क्या करना है, किन सेवाओं को ऊपर या किन सेवाओं को नीचे देना है। तो हम लोग सेशन शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से, जैसे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ जिन बिंदुओं की बात करूंगा वो किताबी नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज बेस्ड सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन आपको सर के द्वारा दी जा रही है, या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पर स्पॉट हैं जो आपको हमेशा जो करंट अफेयर्स है या फिर जो और अन्य इशूज हैं इसके बारे में सुझाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुछ आपको फील्ड का नॉलेज दूं, प्रैक्टिकल चीजों से रूबरू कराऊं सामान्य भाषा में, जिससे कि आप बोल सकें। ऐसा भी ना लगे वहां पर कि आप बिल्कुल बहुत एक्सपर्ट हैं, और ऐसा भी ना लगे कि आप बहुत कम ज्ञान है आपको, या कोई आपको आइडिया नहीं है, या कुछ इस तरह से है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप उन बिंदुओं को जाने कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है, आखिर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं। देखिए, जब आप इस क्षेत्र में आएंगे, अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं और अभी आपकी एक ही इच्छा है कि किसी तरह बीपीएससी क्लिक कर जाना है, या यूपीएससी, जो भी जो जिस जिस चीज का एग्जाम देते हैं उनको लगता है कि ये करें। लेकिन जब आप इस फील्ड में आएंगे तो जो अभी का आपका दायरा है, या जो अभी आप छात्र जीवन में आप जो अनुभव कर रहे हैं, उससे यह दायरा कंप्लीट अलग हो जाता है। फिर यहाँ पर काम का दायरा बदल जाता है, यहाँ पर फिर आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ होती है कि आप एक बात को गांठ बांध ले, जब भी कोई
क्वेश्चन पूछे या कुछ भी भविष्य में आप नौकरी भी करें, तो जान लीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लक्ष्य आधारित होता है। जिस तरह से हम लोग जब तैयारी भी करते हैं विद्यार्थी जीवन में, तो हम लोग का भी लक्ष्य होता है कि मुझे बीपीएससी निकालना है, मुझे रेलवे निकालना है, या मुझे यूपीएससी निकालना है, वैसे करके। तो इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसी तरह काम करता है कि मुझे इस साल इतने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी है। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों से बात किया था एसडीएम के कुछ कार्यों के प्रति कैसे कैसे आप सोल्व करेंगे, मैं 3-4 स्कीम्स की और बात करूंगा आज जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है और जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि कई बार हम इंटरव्यू बोर्ड में बोल देते हैं कि सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूं, मैं यह हूं, मैं वो हूं, लेकिन जैसे ही बात आती है कि भाई गांव में कौन से स्कीम चल रहे हैं, आप बिल्कुल वहां पे फेलवर हो जाते हैं, क्योंकि आप वहां रहे नहीं है, या आप अगर वहां रहे तो आपने ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि विगत बार जब मैं पीडीएस सिस्टम की बात कर रहा था, तो कई लोगों को मालूम नहीं था कि वहां पे जो अनाज मिलता है उसका रेट कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। तो यदि आप इन साधारण चीजों को आप नहीं देख पाएंगे या नहीं आप ऑब्जर्व कर पाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो चीजों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो मैं 2-3 पहले स्कीम पे बात करूंगा, इसके बाद फिर एसआरटी टेस्ट मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट थोड़ा सा जितना मुझे मौका मिलेगा, फिर जब तक रंजीत सर नहीं आते तब तक मैं देख लेता हूं। और इसके बाद में फिर जो सेवा का वरीयता क्रम है मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। तो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आज मैं दूसरा स्कीम लेता हूं ग्रामीण क्षेत्रों की, और जो भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और वो है स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम। आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त शुरुआत किया था इसको। इसमें ये लक्ष्य था कि पूरे भारत को ओडीएफ डिक्लेयर करना। ओडीएफ का मतलब भी समझ लीजिएगा, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्ति। लोगों ने ऐसा मतलब लोगों ने क्या मतलब ऐसा एक्सपर्ट महसूस करते हैं, आप लोग हम लोग सब महसूस करते हैं कि खुले में शौच जो किया जाता है उसके कारण से बीमारियों का घर बन गया है भारत। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह ड्रीम था, यह उनकी सोच थी कि यदि सभी के घरों में शौचालय बन जाएं तो, और जब ये लोग बाहर शौच करना छोड़ दें, तो शायद हमारे मुल्क में जो इतनी बीमारियां हैं, इस देश में जो इतनी समस्याएं, बीमारियों के कारण जो राशि खर्च हो जाती है बहुत सारे व्यक्ति की, वो कुछ उस पर लगाम लग सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए बहुत कम है, अगर उन्हें एक कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो सारा उनका जमा पूंजी लूट जाता है, समझिए खत्म हो जाता है, और फिर उनकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया, और बिहार सरकार ने उसको लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जोड़ दिया, LSBA। तो आप इन दोनों को के सम्मिश्रण के रूप में जो शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ, इसके तहत हुआ कि शौचालय बनाओ। तो 2-3 बात इसमें आप ध्यान रखिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, कि एक शौचालय बनने पर उस व्यक्ति को या जो उस फैमिली है उसको 12,000 रुपये सरकार देती है। वो क्या है कि वो कोई राशि नहीं है, कोई रकम नहीं है, ये एक्चुअली में आपको दिया जाने वाला एक मतलब रिवार्ड टाइप का, अवार्ड टाइप का, क्योंकि शौचालय बनाने में 12,000 ही खर्च नहीं होते। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कुछ आप अपना खर्च करिए, क्योंकि शौचालय आपका इस्तेमाल आपको करना है, 12,000 रुपये हम आपको देंगे। तो सबसे फर्स्ट फीचर ये है कि 12,000 रुपये उसमें दिए जाते हैं हर एक फैमिली को जो जिसके घर में टॉयलेट बनेगा। दूसरा इसमें है बिंदु कि शौचालय बनेगा 2 गड्ढे वाला, सोख्ता शौचालय बनेगा। जो हम लोगों के घरों में आमतौर पे पाया जाता है सेप्टिक टैंक वाला शौचालय, उसको इसमें अवॉइड किया गया है। कहा गया है कि जो सेप्टिक टैंक का शौचालय होता है वो उतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि उसका डिस्पोजल बड़ा गड़बड़ होता है। क्योंकि आज न कल वो सेप्टिक टैंक भरेगा और फिर उसके मल को बाहर निकाल करके कहीं ना कहीं फेंकना पड़ेगा, तो वो डिस्पोजल गड़बड़ है। इसकी वजह से सोख्ता टॉयलेट का निर्माण किया गया। सोख्ता का मतलब होता है उसमें 2 गड्ढे होते हैं और हर एक गड्ढे की गहराई 3 फीट होती है, यानी 1 मीटर। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सूर्य की किरणें 3 फीट तक ही धरती को भेद पाती है, और तब उससे क्या होता है कि वो शौच जो है वो डिकम्पोज होते चला जाता है मिट्टी में। यानी कि यदि वो हम 3, 4, 5 साल में अगर वो एक गड्ढा भरता भी है, तो बाद में अगर मैं उसको छोड़ दूं तो वो
1 साल के बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा और तब वो बिल्कुल खाद के रूप में कन्वर्ट होता है जो खेतों में फेंका जा सकता है। तो ये पूरी सोच रही है ऐसी कि हमें टॉयलेट का निर्माण करवाना है, हमें लोगों को घरों में शौच के लिए प्रेरित करना है, हमें उनको 12,000 रुपए का अनुदान देना है। तो ये चीजें थी और ये पूरे भारत में, इसमें कोई एपीएल बीपीएल का चक्कर नहीं था, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो छोटे लोग हों, कोई भी हो, सभी को समान रूप से इसका लाभ दिया जाना था और लाभ दिया भी गया है। अभी भी टॉयलेट वगैरह बन रहे हैं और अभी उनका भुगतान किया जा रहा है। तो ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और आपके बिहार सरकार की जो 7 निश्चय हैं, शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान, उसका एक कंपोनेंट यही है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं होगा, क्योंकि इसमें यही 2-3 कंपोनेंट है जिसका निर्वहन किया जा रहा है। अच्छा, कुछ जगह पर ऐसे भी चीजें मैं आपको नया डेवलपमेंट शेयर करना चाहता हूं कि जैसे अगर कुछ ऐसे भी टोले मोहल्ले हैं जहां पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं और महादलित समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके पास सिर्फ रहने भर की जमीन है और शौचालय के लिए कोई जमीन नहीं है, तो वो शौचालय कहाँ बनाएंगे? तो उनके लिए अभी जो CSC, कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर करके एक सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए अभी बनाया जा रहा है। बल्कि वर्तमान में बहुत जोर है बिहार सरकार का भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कि ऐसे महादलित टोले जहां पर लोगों को घरों में शौचालय नहीं है और उनके पास शौचालय बनाने के लिए लैंड भी नहीं है, उन्हें लगभग 2 लाख रुपए की राशि से 1,80 गवर्नमेंट देती है, 1,80,000, और 20,000 रुपया कम्युनिटी से लेना है। 2 लाख रुपए की लागत से एक 6 रूम वाला ऐसा शौचालय बनाया जाए जिसकी चाबी वहां के उस पर नाम लिखवा दिया जाए कि ये 6 में 3, मतलब 1 में 3 आदमी जाएंगे, वो कौन कौन लोग जाएंगे, यानी कि 6 शौचालय बनवा करके और कम से कम 22-23 फैमिली को उसे अटैच कर दिया जाए। उनको चाबी सौंप दी जाए, उनकी जिम्मेवारी दी जाए कि भाई आप इसकी देखभाल करेंगे, आज से आप इसके मालिक हैं। और वो जो शौचालय बनेगा, सामुदायिक शौचालय, वो किसी गवर्नमेंट लैंड पर बनेगा। तो मोटा मोटी हम लोग ये चाह रहे हैं, या मतलब सरकार चाह रही है कि हमारे यहाँ शौचालय का जो हो कवरेज हो वो 100% हो। इसके लिए हर एक काम किया जा रहा है। तो आप इस बात को कोट भी कर सकते हैं कि वर्तमान में जो हालिया रिसेंट डेवलपमेंट है वो यही है कि इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड का हम लैट्रिन बनवा रहे थे, उसके अलावा भी हम एक शौचालय का निर्माण करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट करा रही है, जो सामुदायिक शौचालय है जिसका नाम है कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका पूरा एक कंपोनेंट 7 निश्चय का हो गया। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। यहाँ पे कोई किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? कोई एक आदमी कुछ माइक ऑन करके हाँ या ना बोलिए, जिससे मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं ठीक से। नो सर। समझ में बात तो आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? आ रही सर, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वेरी गुड, नहीं है सर। चलिए आगे चलते हैं। इसका दूसरा आप लोगों ने देखा होगा 7 निश्चय योजना है जो, उसमें एक और है नल जल और गली नली। आपने देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा, इन्होंने कहा कि पल्ली महादलित, हाँ बिल्कुल। जैसे क्या है ना कि जो महादलित समुदाय के लोग होते हैं तो उन्हीं के पास जमीनें कम होती हैं और उनके पास उतनी राशि भी नहीं होती कि वो अपने घरों में शौचालय बना सकें। तो ये उनके लिए है, महादलित टोलों के लिए ही है बेसिकली। ठीक है, आप क्लियर हो गए होंगे इसके लिए। अब मैं दूसरा चलता हूँ, नली गली और आपका नल जल। तो नल जल इतना, मतलब बिहार सरकार की योजना इतनी लोकप्रिय हुई, या कहिए कि इतना जबरदस्त इनिशिएटिव था कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर का जो बजट है उसमें भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया है कि हम लोग आज आजादी के 70-72 साल के बाद भी लोगों को अगर साफ पानी मुहैया नहीं करा पाए हैं तो कहीं ना कहीं यह एक मतलब कहिए कि आपका सफलता की श्रेणी में जाएगा। तो इसीलिए इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रख करके बिहार सरकार ने एक बहुत ही शानदार स्कीम बनाया और उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों को पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी हम क्या करेंगे कि लोगों को टैप वाटर देंगे, यानी कि लोगों को नल से पानी मिलेगा। तो नल से पानी मिलेगा, उससे क्या फायदे होंगे? इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये था कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह देखते होंगे, आप लोग भी गाँव से बहुत लोग बिलोंग करते हैं, कि वहां पर गाँव में जब गर्मियां आने लगती हैं तो चापाकल सूख जाते हैं,
क्योंकि उनका मतलब बोरिंग होता है वो कम थोड़ा होता है, 100 फीट पर या 60-70 फीट पर होता है। तो वो वाटर लेयर उसका वाटर लेयर गड़बड़ हो जाता है या वाटर लेयर बहुत नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि चापाकल वगैरह सूखने लगते हैं और लोगों को पीने के जो ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी किल्लत होने लगती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक एक दूसरा स्कीम, दूसरा कंसेप्ट ये भी था कि जो चापाकल से जल निकलता है उसमें आयरन है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, ऐसे तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि ये सब ऊपरी लेयर पे होती हैं और लोग जब ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इसे अपने ग्रहण करते हैं तो उनको विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाती है। आपने देखा भी होगा, आपने अनुभव भी किया होगा बहुत जगह पे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जो आरओ लगवाते हैं या कुछ करवाते हैं उससे बढ़िया है कि एक ऐसा बोरिंग करवा दिया जाए जो 400 फीट पे कम से कम बोरिंग हो, 100 मीटर, 90 मीटर से 100 मीटर के बीच में वो बोरिंग हो, और वहां से जल निकासी करके और लोगों को घरों में, उसके घरों तक जा करके उस जल को मुहैया कराया जाए, तो वो बेहतर होगा। तो ये स्कीम बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और सच में बिहार सरकार की बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी था ये अपने आप में। और इसमें कहा गया कि जैसे जो लोग मतलब बिस्लरी खरीदते हैं या फिर अन्य चीजें खरीदते हैं उस पर इतने रुपए खर्च करते हैं, तो क्यों नहीं 1 रुपए की कीमत पर, जैसे आप जब गांव में जाएंगे तो जहां जहां पर ये मतलब क्रियान्वयन जिसका हुआ है, तो वहां पर हर फैमिली को कहा गया कि आप 30 रुपये महीना जमा करें, यानी कि 1 रुपए हर दिन। तो ये बहुत ही कम कम राशि है, बहुत ही कम रकम है, हर आदमी देने में सक्षम है, और उसको 1 रुपए में बहुत ही शुद्ध पानी मिल रहा है, नेचुरल पानी मिल रहा है, जो आरओ से भी बेहतर है और जो मतलब मिनरल वाटर से भी बेहतर है, क्योंकि उसमें नेचुरल कंपोनेंट है। तो गवर्नमेंट की यही सोच थी, गवर्नमेंट की यही रणनीति थी, और इसके तहत इस योजना को जमीन पर लाया गया। लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए वो भी एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि मैं इसका क्रियान्वयन जो करूंगा वो लोकल लेवल पर करूंगा, क्योंकि स्कीम जब लोकल लेवल पे बन रही है तो इसका क्रियान्वयन भी लोकल लेवल पर ही करना होगा। ऐसा इसलिए कहा गया कि जो लोकल लेवल के लोग होंगे अगर इसमें वो सम्मिलित होंगे तो वो शायद बेहतर तरीके से इस योजना को देख सकेंगे, अच्छे तरीके से उसका मॉनिटरिंग करेंगे, और तब यह बिल्कुल अच्छे ढंग से सामने आएगी। और इसी के तहत एक नई समिति बनाई गई। आप लोग चाहें तो इसका नाम लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। इसका नाम था वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, यानी कि वार्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड फंक्शनल WIMC कमिटी। वार्ड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो। हम ये कह रहे थे, वो कुछ मैसेज लिख रहा था लोग। हम ये कह रहे थे कि इसका जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति नाम है इसका, इसमें 7 सदस्य होते हैं और वार्ड मेंबर जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, वार्ड सदस्य। यानी कि हमने इस स्कीम को मुखिया से भी नीचे स्तर पर हम लोग ले गए इसको। जैसे कहा जाता है कि जैसे आप देखते होंगे कि देश में आपका एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे जो निचली इकाई है वो मुखिया होता था या ग्राम पंचायत होता था, लेकिन गवर्नमेंट का कहना था नहीं, हम इससे भी ज्यादा विकेंद्रीकरण करेंगे और इस स्तर को वो वार्ड लेवल तक ले गए। यानी कि अगर किसी ग्राम पंचायत में 14 वार्ड है तो 14 समिति बनेगी, यानी हर वार्ड में पेयजल स्थापित करने के लिए एक कमेटी बनेगी, और ऐसी कमेटियां बनी। और अभी आपको मैं बताऊं कि लगभग 95% वार्ड में मतलब बिहार में लगभग 1,40,000 से ऊपर वार्ड हैं, उसमें लगभग 1,30,000 से ऊपर वार्डों में यह नल जल का स्कीम कंप्लीट हो चुका है। लोगों को जल मुहैया हो रहा है, लोग पानी पी रहे हैं।
तो अगर आपसे इससे एक सवाल बन सकता है जो हम लोग हमसे पूछा था 60 इंटरव्यू में, कि क्या आपको लगता है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं जो मैनेजमेंट समिति है, कमेटी है, ये अच्छे से काम कर रही है? तो जब तक आपने इस चीज को नहीं देखा होगा, अपने गांव में नहीं देखा है कि कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कौन इसके मेंबर होते हैं, तो वार्ड इसके अध्यक्ष होते हैं। और वहीं पर आप देखते हो कि हर वार्ड में एक पंच होता है, पंच। ये पंच उसके सदस्य होते हैं। तो 2 हो गए, बाकी 4-5 लोगों को हम लोग वहीं से सेलेक्ट करते हैं, वार्ड सभा करवा करके, उनके बीच से ही लोग होते हैं। ये 7 सदस्य मिलकर के इस योजना का क्रियान्वयन करते हैं। तो कई बार आप कह सकते हैं कि जैसे जहां जहां पर काम में असुविधा हो रही है या मुखिया और वार्ड के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसी स्थिति में काम बाधित हो सकता है। और कई बार कुछ जो कमेटी के मेंबर भी हैं वो भी काम में हर्डल पैदा करते हैं। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति अच्छे से काम कर रही है? मैंने कहा काम तो कर रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या हो तो बताइए। तो उसमें समस्या ये है कि कुछ कमेटी में कुछ अनवांटेड लोग भी आ गए हैं। जैसे वैसे लोग आ गए हैं जिनको काम से कोई मतलब नहीं है, उनको लगता है कि कहाँ से राशि मिलेगी या कहाँ से उनको कुछ मतलब अमाउंट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से कुछ हिस्सा मिलेगा, ऐसे सोचते हैं वो लोग। इस कारण से वो लोग कार्य को बाधित करते हैं। तो एक चीज तो ये है। दूसरा इसी में है, हर घर नल का जल, ये हो गया। नली गली योजना है। नली गली में क्या है कि जितना भी मतलब बसावट है, अब समझिए मतलब बसावट का मतलब क्या हुआ। बसावट का मतलब ये हुआ कि जहां पर लोग रहते हैं, 10-20 की संख्या में जहां लोग रह रहे हैं, जो टोले हैं, मोहल्ले हैं या इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां तक 12मासी सड़कों से जोड़ना। तो ग्रामीण जो सड़कें होती हैं, आप जानते हैं कि बहुत छोटी छोटी सड़कें होती हैं, 8 फीट 9 फीट की होती हैं सड़कें, और उसको है कि बिल्कुल ढलाई करना, पीसीसी बोलते हैं उसको। तो वो ढलाई करवाना जिससे कि लोग सालों भर बारिश के मौसम में भी वहां जा सकें और आवागमन सुगम हो सके। तो ये 2 स्कीम 7 निश्चय योजना के बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिनके बारे में, और ये स्कीम का क्रियान्वयन भी वार्ड के द्वारा ही किया जाना है। यानी वार्ड क्रियान्वयन समिति ही इसका भी क्रियान्वयन करती है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि 7 निश्चय की कितनी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से सीधा संबंधित है, तो 2 तो आपका स्कीम यही हो गया, नल जल और नली गली, और तीसरा हो गया शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान। तो 3 स्कीम आपके साथ में है। यह है। अब हर घर बिजली तो जान ही रहे हैं, उसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आर्थिक हल, युवाओं का बल वगैरह देख लीजिएगा उसमें। अब एक ही और जान लीजिए कि अब हर ब्लॉक में एक केंद्र खुला हुआ है, वो मतलब कुशल युवा केंद्र उसको कहते हैं। वहां पर 240 घंटे की पढ़ाई होती है। उसमें बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाया जाता है, कुछ हुनर भी सिखाया जाता है, और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने ब्लॉग में भी देखता हूं, कई जगह देखता हूं कि यह स्कीम सफल है। मतलब बच्चे आते हैं, वहां सीखते हैं, अच्छा खासा वो सीख के जाते हैं। वहां पर लोग मतलब ऐसे ही छोटे छोटे स्कीम जो है ना, कई बार व्यक्ति की जिंदगी में क्रांति भी लाते हैं। तो आप इस चीज को देखिएगा, अगर आप अनुभव करेंगे, अगर आप अपने गांव से बिलोंग करते हैं, ब्लॉक अभी जाइए तो इन तो जगहों पर एक बार जरूर विजिट करिए। आप देखिए कि आप बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है। तो मोटा मोटी ये जो कार्यक्रम है ये समझ गए आप। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कुछ एसडीएम वगैरह में, जो आप लोग कुछ पूछना है हमारे गांव में है। गुड इवनिंग सर। आप बताइए। सर जो ये जल जीवन हरियाली मिशन है, क्या सर इसी योजना से एसोसिएटेड है? जो हाँ, देखिए मैं छोड़ जाते जल जीवन। देखिए जल जीवन हरियाली अभी नई मतलब नई शुरुआत हुई है इसकी। वो एक्चुअली में क्या है ना, जल जीवन और हरियाली 3 शब्द है इसमें। जल है, पीछे हरियाली है, बीच में जीवन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि यदि जल होगा और हरियाली रहेगी तभी हमारा जीवन रहेगा, तभी हम सुरक्षित हैं। तो इसका मुख्य कंपोनेंट है जल और हरियाली। तो जल क्या है, तो अभी जो कार्य चल रहे हैं जल के लिए, तो जल के बारे में ऐसा देखा गया, जब किया गया, सर्वे किया गया, तो देखा गया कि जो वाटर बॉडीज हैं उसको लोगों ने भर भर करके घर बना लिया है। जैसे एक रिसर्च हुआ कि हमारा वाटर लेयर इतना तेजी से नीचे क्यों भाग रहा है, एक बहुत बड़ी बात थी।
तो जैसे हम लोगों ने जब ढूंढवाए उसको, और मैं आपको बताऊं कि सैटेलाइट सर्वे हुआ इसका, सर्वे के उपरांत जगह चिन्हित किए गए कि कितने कुएं ऐसे थे जिन कुओं को हमने भरवा दिया, कितने आहार ऐसे थे, कितने कितने मतलब इस तरह के मतलब वाटर बॉडी पैन कितने थे, नहर कितने, मतलब इस तरह की जितनी चीजें थी जिनको भरवा दिया गया है उनको चिन्हित किया गया है। और एक विधिवत अभियान चला करके उन सभी वाटर बॉडीज को जिस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया था उसको खाली करवाया गया है। और मनरेगा के तहत आप जान लीजिए, इसमें 2-3 लोग काम कर रहे हैं। छोटा लेवल पर काम मनरेगा कर रहा है ब्लॉक स्तर पे, और बाद में जो है आपका माइनर इरिगेशन विभाग काम कर रहा है, ठीक है, लघु सिंचाई विभाग। तो ये इन लोगों को कहा गया कि जहां जहां पर लोगों ने इसको भर दिया है या लोगों ने घर बना लिया है, और वो अगर गवर्नमेंट की कोई का जल निकाय था, कोई वाटर बॉडी थी, तो उसको खाली करवा करके उसकी खुदाई करवाई जाए। और अभी जो 15 फिनांस कमीशन की जो राशि ग्राम पंचायत को मिली है, हाँ, 15 फिनांस की राशि जो ग्राम पंचायतों को मिली है, उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट बनाया गया है कि आप इस राशि को खर्च करेंगे वाटर बॉडी के पुनरुद्धार में। जैसे अगर कुआं कोई भरा गया है या कुआं कोई जर्जर हो गया है, पुराना है, तो कुओं की सफाई की जाएगी, कुओं का फिर से पुनरुद्धार किया जाएगा, जिससे कि कुएं क्या है ना कि मतलब भूमिगत जल को रिचार्ज करने का बहुत बड़ा माध्यम है वो। तो कुआं हो गया, आहार हो गया, पोखरा हो गया, इन सब चीजों की साफ सफाई के लिए और इन सभी चीजों के पुनरुद्धार के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम लॉन्च किए हैं, जिनका क्रियान्वयन माइनर इरिगेशन, लघु जल संसाधन और इसके बाद ग्रामीण विकास के तहत मनरेगा करके जाना है। तो ये आप तो समझ गए इतनी बात को कि इसके जरिए सिर्फ इतना करना है कि सभी जो जल निकाय हैं उनको पुराने रूप में वापस करना है, जिससे कि हमारे पास जल का संग्रहण हो सके। और दूसरा चीज है कि हम लोगों के को कहा गया, या मतलब जो गवर्नमेंट इकाई को कहा गया है कि भाई जहां तहां संभव हो तो सोख्ता बनवाइए। सोख्ता क्या करते हैं कि बारिश के मौसम में जो वेस्टेज वाटर है उसको संग्रहित करते हैं, जिससे कि भूमिगत जल रिचार्ज होता है। तो ये हो गया आपका। तो ये जल के लिए हुआ। अब हरियाली के लिए क्या हुआ? विगत 1 वर्ष से इस वर्ष का लेकर के 9 अगस्त तक आपने देखा होगा अखबारों में, आप तो अवेयर लोग हैं, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य था अपने यहाँ बिहार में। लेकिन मैं आपको बता के मतलब बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम लोगों के लगन से या पूरे बिहार सरकार के लगन से ये 2.5 करोड़ जो पेड़ लगना था वो पेड़ 3 करोड़ 49 लाख वृक्ष लगाए गए 9 अगस्त 2020 को तक। ये इसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो हमारे यहाँ वन का प्रतिशत 15% के आसपास है उसको बढ़ा करके 17% किया जाए। तो यह 3 करोड़ 49 लाख पेड़ लगने से ऐसा संभव हो पाया है। हाँ ठीक है, 3.47। तो मोटा मोटी बात यह है कि जल और हरियाली इन दोनों पर जोर देते हुए हमें अपने जीवन को सेफ बनाना है, हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। यही इस पूरे स्कीम का सार है और ये पूरा स्कीम का यही कंसेप्ट है। अब किसी को कोई समस्या तो बताइए हमको, तो फिर आगे बढ़े हम। एक आध आदमी बोलिए कुछ। सर क्या ये स्कीम भी जो हमारे पंचायत लेवल है और वार्ड लेवल है उस पे सर इम्प्लीमेंट करी जाएगी? सर चिन्हित वगैरह करके सर ब्लॉक लेवल पे चिन्हित करके उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम मनरेगा के थ्रू? हाँ बोलिए, अब आवाज ठीक से आई है, तो कट जा रहा है। सर बताइए। जो ये स्कीम हाँ है इसका इम्प्लीमेंटेशन सर किस लेवल पे सर इसको करा जाएगा? सर मतलब जैसे उनको सर वार्ड कमेटी के द्वारा किया गया तो सर नहीं क्या? नहीं नहीं, ये स्कीम वार्ड कमेटी से नहीं किया जा रहा है। ये स्कीम सीधा ब्लॉक लेवल से होगा या फिर मतलब जिला लेवल से होगा। ये सिर्फ स्कीम का सिलेक्शन किया जा रहा है ब्लॉक लेवल से ही, और इसका सिलेक्शन जो मुखिया, ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा, और कुछ चीजों को तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने चिन्हित किया है। मैं आपको बताऊं कि सैटेलाइट से इसका सर्वे किया गया
और सैटेलाइट से चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ पर वाटर निकाय था पहले, उसके मतलब ये है निशान है। और उसके बाद फिर जो सर्किल ऑफिसर ब्लॉक में होते हैं उनको वो पूरा चीज दिया गया, उनको कहा गया कि आप इस खाता खेसरा नंबर को चिन्हित करिए कि क्या ये निजी है, गवर्नमेंट का है, या किस रूप में यह दर्ज है। तो इसके लिए पूरा एक्सरसाइज हुआ है बिहार में। ठीक है, सर अब कोई इसके कंफ्यूजन तो नहीं है? सर इसके अंतर्गत नदियों की भी खुदाई शामिल किया गया है? नदियों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि क्या है, नदियां इसमें नहीं आती है। ठीक है ना, उसका कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस है। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में तो सर नदियों को भी कहा गया, नदी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, आप देख लीजिएगा उसको ठीक से। ठीक है, क्योंकि नदियों की खुदाई सिर्फ फाइनेंस से, ये ब्लॉक और जिला लेवल से संभव नहीं है, ये भारत सरकार ही करा सकती है इसको। ठीक है, इसमें जो लोकल वाटर बॉडीज, स्थानीय जल निकाय कहा जाता है इसको। ठीक है ना, ध्यान रखिए, इसमें आहार आता है, पोखरा आता है, ठीक है ना, पैन आता है, कुआं आता है, इन सब चीजें आती हैं। ठीक है सर, ये लक्ष्य इसका कब तक निर्धारित किया गया है, और सर इसका थोड़ा सा वो कहाँ तक सफल रहा है अभी तक, मतलब मूल्यांकन थोड़ा? अभी तो शुरू ही हुआ है, और अभी तक का जो रिपोर्ट है मैं बताऊं, विगत 6-7 महीने से मैं देख रहा हूं इसको, तो बहुत अच्छा फीडबैक भी इसका है, और निश्चय ही इसके दूरगामी असर होंगे। कोई लक्ष्य इसका डिसाइड नहीं किया गया है कब तक करना है इसको, लेकिन जब तक ये एक एक वाटर बॉडीज हमारे जीवित नहीं हो जाते, एक एक जल निकाय हमारे खड़े नहीं हो जाते जब तक, ठीक है, तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। सर ये केंद्र सरकार की, हाँ बोलिए सर ये केंद्र सरकार की वो जल संबंधी जो योजना है उनसे कैसे भिन्न है, मतलब केंद्र का सर तुलना कर थोड़ा सा, मतलब जो क्या केंद्र में योजना बताइए? केंद्र में तो कोई योजना है नहीं सर वो ये नदी, ये जो नदी जोड़ों से अलग है ना ये तो। अरे भाई नहीं, ये तो अलग मामला है ना। हाँ, नदी जोड़ो प्रोजेक्ट क्या है आपका, कि जैसे जिन मतलब अगर नदी जोड़ो नहीं, सॉरी सर, अभी बताए थे ना वो सर कि वो भारत सरकार यहाँ बिहार सरकार से ही इसको नल जल योजना। अरे वो तो नल जल योजना था ना, वो दूसरा मामला था। हाँ सर, वो पूछना था, वही वो मतलब कि कैसे थोड़ा सा अलग है, सेम है वो एक्चुअली में कोई अलग नहीं है, उसने बिहार सरकार से उस कंसेप्ट को हायर किया है। आप जानिए कि बिहार सरकार के लिए गर्व की बात है कि बिहार सरकार के आइडिया को भारत सरकार ने अडॉप्ट किया, और वो बिल्कुल सेम रहेगा इसी तरह का। ठीक है, और उसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा, यह इम्प्लीमेंट अभी शायद डॉक्यूमेंट आया नहीं है, हमको मालूम नहीं इस बारे में। ठीक है, कि वो क्रियान्वयन किस तरह, लेकिन वो बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको टैप वाटर दिया जाए, उनको ग्राउंड वाटर का जो विशुद्ध रूप है वो दिया जाए। ठीक है सर, जीविका मिशन और आंगनबाड़ी के बारे में कुछ बता देते? जीविका मिशन बताते हैं, अभी पहले थोड़ा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते चलें, जैसे जैसे क्रमबद्धता के साथ। जीविका मिशन, अच्छा जीविका के बारे में आप लोग को कुछ आइडिया है? नहीं सर। जीविका क्या है? देखिए जीविका भी जो है सर, एक सवाल था सर, जल जीवन हरियाली में, 1 मिनट माने का मैम। सर ये जल जीवन हरियाली में सिर्फ पुराने तालाब कुआं ये सबको सर पुनरुत्थान करना है, या फिर कुछ नया भी उसमें सर क्रिएट नया भी करना बाबू, नया भी करना है। ठीक है, यानी कि हर वो काम करना है जिससे हमारा भूमिगत जल रिचार्ज हो सके। ठीक है, हेलो, ठीक है, अब थोड़ा सा जीविका पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, जितना आपको जानना जरूरी है। जीविका क्या है? जीविका एक SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, समझते होंगे आप लोग। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, यानी कि ग्रामीण महिलाओं का एक छोटा सा समूह बनता है। ये गांव में 4-5 ग्रुप भी हो सकता है ना, और वो एक ग्रुप में 10-12 महिलाएं होती हैं, है ना। 10-12 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, उनके द्वारा हर सप्ताह में या हर मतलब 3-4-5 दिन पर, जब भी उनका एक ड्यूरेशन होता है, उसमें उनको जो भी उनकी मतलब बचत पूंजी है, बात करते हैं आपसे बाद में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे आप मतलब वो अपना जो छोटा छोटा उसका ये सेविंग होता है वो जमा करती हैं जीविका की दीदियां, और
वो बाद में फिर बैंक से कनेक्टेड किया जाता है उनको। वे एक क्या है ना, एक्चुअली में माइक्रो फाइनेंस का एक हिस्सा है। और माइक्रो फाइनेंस का हिस्सा इसलिए है ये, इसको जोड़ा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है और गरीबी के कारण जो लोग लोन लेते हैं, तो लोन उनको बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर महाजनों के द्वारा मिलता है। तो ये एक कंसेप्ट डेवलप किया गया कि क्यों नहीं, जो गरीब लोग हैं क्या चाहिए, उनको चाहिए एक गुमटी चाहिए, किसी को एक ठेला चाहिए, कोई और आदमी को खोमचा लगाने के लिए कोई ठेला चाहिए। मतलब इस तरह की चीजें होती हैं जिनको खरीदने के लिए बहुत रुपए की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इससे उनका रोजगार डेवलप होता है। तो जीविका में जैसे ही वो ग्रुप फंक्शनल हो जाता है, तो कुछ एक सर्टेन समय के बाद उसको बैंकिंग से जोड़ा जाता है। और बैंकिंग के तहत वो जो है नाबार्ड से और भी जो उनका फंड होता है, रिवॉल्विंग फंड वगैरह होता है, उसके जरिए उस ग्रुप को लोन दिया जाता है। और आप अपडेट हो लीजिए कि आज के डेट में एक ग्रुप को एक बार में जो लोन मिलता है उसकी उसकी राशि होती है 5 लाख रुपया, मिनिमम 5 lakhs। तो अगर 10-12 मेंबर उस ग्रुप में है, तो किन्हीं को 20 हजार की जरूरत पड़ सकती है, किन्हीं को 1 लाख चाहिए, किन्हीं को मतलब 60 हजार चाहिए। तो उसी जरूरत के हिसाब से वो लोन को बांट लेते हैं आपस में। और बांटने के उपरांत वो लोन का दर भी बहुत कम होता है, 4% के दर पर शायद लोन मिलता है उनको। तो जो वो महाजन के यहाँ से लेंगे, उससे यह लोन बहुत ही कम होता है, सस्ता हो जाता है। और इसीलिए क्या है कि जीविका के द्वारा लोन, तो आप लोग के मन में यह भाव होगा कि अगर उन्होंने लोन ले लिया, तो अगर उन्होंने लोन ले लिया तो क्या वो लोन रिटर्न करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जीविका के द्वारा लिया गया लोन 98% तक रिकवरी होता है। और आज ही मैं जीविका के बीपीएम से भी बात कर रहा था और लोगों से, उन्होंने कहा कि मतलब इंटरेस्ट तो हर महीने उसका ये होता है, डिपॉजिट होता है बिल्कुल टाइम पे। तो उनका लोन जो फाइनेंस होता है वो इसलिए होता है कि उन्हें कोई रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, जिससे कि वो ग्रामीण गरीबी से बच सकें और महाजनों के दुष्चक्र से निकल सकें। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि गरीबी दूर करना। बस अगर एक वाक्य में पूछा जाए कि जीविका का क्या उद्देश्य है, तो गरीबी दूर करना। और तब दूसरा उद्देश्य इसका होगा कि इससे थोड़ा सा महिलाओं में भी मतलब सशक्तिकरण का एक जरिया बनता जा रहा है। क्योंकि अगर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी कद बढ़ेगा फैमिली में। आप जानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था अच्छी होने पर ही ज्यादा आदमी ये होता है। तो एक ये फायदा है। दूसरा फायदा मैंने बताया ये आपको। इसके तहत होता क्या है, क्या क्या करते हैं ये लोग। तो जीविका की जो दीदियां होती हैं वो लोन लेके क्या कर सकती हैं, वो मतलब मैंने जो देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें एक एक तो वो ठेला वाला काम करा सकती है कि, या फिर अपने हस्बैंड को मतलब रिक्शा खरीद के दे सकती हैं कि आप मतलब रिक्शा को ये करो, चलाओ। दूसरा कि अगरबत्ती उद्योग उन्होंने स्थापित कर रखा है कि जो छोटे से मतलब छोटी धनराशि में जो उद्योग खुल सके, तो अगरबत्ती उद्योग हो गया। फिर एक और अच्छा उनके पास विकल्प होता है कि वो मतलब वो जो मतलब मुर्गी का जो पालन होता है, ठीक, पोल्ट्री, वो करती हैं। मतलब उस क्षेत्र में उनका यह रुझान ज्यादा है। अगरबत्ती हो गया, या पोल्ट्री हो गया। और कुछ कुछ जगहों पर जो ग्राम संगठन होते हैं, अब समझिए कि ग्राम संगठन क्या है। तो एसएचजी अगर एक है, उसमें 10-12 महिला है, तो अगर 10-12 वैसा ऐसा ग्रुप मिलेगा, तब एक ग्राम संगठन बनेगा। उसको वीओ बोलते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन को
हेलो। सर आप जी सर काम से गए हैं। जीविका। तो इसमें, हेलो, हाँ बताइए, कुछ कोई बोल रहे थे क्या? नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग का आवाज था। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें ये है कि जो आप लोगों ने कहा था कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जीविका की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी मतलब एक क्रांति है। अगर आप गाँवों में जाएंगे तो एक साइलेंट क्रांति है। हम लोगों ने भी जब ट्रेनिंग लिया था पहली बार 2013-14 में, तो एक अजीब टाइप का मतलब एक माहौल है, एक क्रिएट हुआ। मतलब कि जो महिलाएं मुंह खोलने से घबराती थी, जो महिलाओं को लगता था कि हम बाहर में क्या बोल पाएंगे, क्या कर पाएंगे, मैं आपको बताऊं कि वो जब मंचों पे आती थी हम लोग के साथ, हम लोग को जब ट्रेन करने वो आई मंच पे ही, तो उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से अपने को अभिव्यक्त किया। उसका कारण ये था कि उन्हें जैसे ही वो ग्रुप से जुड़ी तो ग्रुप की मीटिंग होने लगी। और ग्रुप की जब मीटिंग होने लगी तो मीटिंग में बिल्कुल उनको ट्रेनिंग दिया गया कि भाई ऐसे बोलना है, खड़े होकर कैसे बात करना है। तो एक साथ उन्होंने न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक किया, बल्कि मैनर भी ठीक किया। और जब मैंने अनुभव किया था, मैं ऐसे ऐसे हमेशा कहता हूँ, जब मेरी ट्रेनिंग भी हो रही थी तो मैंने वहां भी कहा था कि मैंने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में झगड़े जो कम हो गए हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वहां पर जीविका काम कर रही है। तो महिलाओं को शाम में लड़ाई करने का समय ही नहीं मिलता। मतलब हम लोग जोक में ऐसी बात कहते थे, लेकिन समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एक समय पर लोन मिल जाता है, उन्हें समय पर सुविधाएं मिल जाती हैं, उनको इंटरेस्ट कम मिलता है, इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो इसलिए वो काफी अच्छा होता है, और वो ग्रामीण विकास में एक पिलर के रूप में आगे बढ़ रही हैं। और मतलब हर जिले में इसका व्यापक ये हो चुका है, फैलाव हो चुका है। इसमें ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं जो इसको देखते हैं। इसके बाद उनके अंडर में कई एरिया कोऑर्डिनेटर होते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर के अंदर में सीसी होते हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। और कई सीसी के अंडर में कई सीएम होते हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजर। तो ये सब उनके मतलब सिस्टम के हिस्सा है, अंग है। और नीचे में दीदियां होती हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि जीविका पूरा यही कंसेप्ट है। अगर किन्हीं को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक आदमी माइक ऑन करके बताइए हमको, क्योंकि रजित सर जुड़ेंगे तो बात उनसे करना है। सर कंफ्यूजन तो नहीं है सर, लेकिन एक नहीं है ना? सर अगस्त में सर एक न्यूज़ सर पढ़ा था कि जो जीविका हाँ हाँ। ग्रामीण बाजार योजना है वो 10 डिस्ट्रिक्ट में सर चालू करी गई है, जिसमें 2 करोड़ के करीब का कुछ कारोबार किया गया है। सर क्या जीविका ग्रामीण योजना भी जो है वो इन सेल्फ ग्रुप से सर कनेक्ट करके सर सरकार ने चलाई है, या फिर ये अलग से इन्हीं के लिए सर एक मतलब मार्केट जैसा सर ओपन करा गया सर देखिए जीविका इसमें, ग्रामीण बाजार योजना? हाँ इसमें देखिए, इसमें कोई अलग से इनको कोई योजना से जोड़ा नहीं गया है। मैंने जो आपको अभी कहा ना, पोल्ट्री फार्म जैसे है, जैसे जैसे अगरबत्ती का जो उद्योग है, या फिर इसी तरह के छोटे मोटे और उद्योग हैं, कहीं पर मतलब कुछ और चीजें उनको दी गई हैं। यानी उनको कहा गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि आपको मैं जो राशि, आप कोई बिजनेस अगर करना चाहते हैं, कोई अगर व्यापार या कोई अगर इस तरह के आप कार्य करना चाहते हैं, तो आप उसके काम को करें। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट वाले में अभी जितना भी मास्क बन रहा है, ठीक है, मास्क का प्रोडक्शन जीविका द्वारा किया जा रहा है। और हम लोगों को सख्त हिदायत है कि अगर एक मास्क की भी खरीद होगी बिहार में, तो वो हम लोग खरीदना है जीविका से। ऐसा इसलिए कि न सिर्फ रोजगार मुहैया हो रहा है, वरन जीविका की दीदियों का जो स्किल है, जो जो उनका ये डेवलपमेंट, वो भी आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए जो मास्क हम बाहर में खरीदते हैं 80-90 रुपए में, वो जीविका दीदी हमको 20 रुपए में दे देती है। तो एक तो उसकी लागत कम हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि उसकी मतलब उनका रोजगार बढ़ा, उनका आय बढ़ा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि जीविका दीदी का जो रोजगार का जो आपने बताया 2 करोड़ 3 करोड़ का, तो आप जब गांव में जाएंगे ना, तो एक एक मतलब बैंक में एक एक मतलब 100 खाते हैं। मतलब किसी में 97, किसी में 197 ऐसे खाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे
कि जीविका दीदी का कारोबार दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, तो वो कारोबार किसी अन्य योजना का नहीं है, ये उनका खुद का प्रोडक्शन है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें हाँ सर बताइए एक सुभाष। चीज ये सर, ये इसमें क्या समस्याएं हैं, और कोरोना काल में सर इसका जीविका मिशन का कैसे बेहतर यूटिलाइज हो सकता है? देखिए, जहां तक इस काल की बात है, कोरोना काल की बात है ना, तो कोरोना काल में जो जीविका की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दो ही चीज में हो सकती है। एक तो मतलब मास्क इनके द्वारा दिया जा रहा है बहुत सारी चीजों पे, तो मास्क भी बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि इनका इनका चूंकि जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों में अंदर तक है एकदम, तो ये अवेयरनेस फैला सकती हैं कि हम लोग किस तरह से इस कोरोना पीरियड में मतलब बच सकते हैं कोरोना बीमारी से। और दूसरा ये है कि मतलब मास्क का प्रोडक्शन करके ये अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक कर सकती हैं, रोजगार भी दे सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देख के चलें कि कोरोना काल में दो तीन चीजें मैं आपको, और इस चूंकि बड़ा अच्छा अपने मुद्दा छेड़ा, मैं आपको दो तीन चीजें ऐसा बताता हूँ जो आपको पता नहीं होगा या जो अभी तक पेपर में नहीं आया। जैसे अब ये किया जा रहा है कि जितने भी माइग्रेंट बाहर से आए इस पीरियड में, उनके सामने समस्या रोजगार की है और रोजगार अपने पास है नहीं, तो जोर दिया गया कि भाई ऐसा करो कि मनरेगा से दे दो। तो मनरेगा की एक अपनी सीमा है, वहां उतना काम होगा तब तो मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, तो उनकी एक अपनी सीमा है। दूसरा ये कहा गया कि तो ऐसा करिए कि किसी किसी को जो जिसको जितना हुनर है उसके उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करिए। तो हम लोगों ने पूरे जितने कोरोना काल में जितने भी लोग बाहर से माइग्रेंट आए, उनकी लिस्ट, चूंकि वो हॉस्पिटल में जांच हुआ था उनका, तो वो सारी सूची डेटा में है। और उस डेटा के आधार पर हम लोगों ने घर घर संपर्क करके उनको उनसे उनके माध्यम जानकारी लेकर के ये जानना चाहा कि आप किस काम को वहां पर करते थे। तो कोई बोला कि मैं वहां पर लेबर वाला काम करता था, कोई बोला कि मैं बढ़ी के काम करता था, कोई बोला कि मैं वहां वेल्डिंग करता था, कोई बोला कि मैं वहां पे ये था मैकेनिक था। तो उनको एक ना ये अलग अलग डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब मैकेनिक हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब बढ़ी का काम कर सकते हैं, कितने वेल्डर हैं, और उनको उसी के अनुरूप यहाँ पर काम से जोड़ा जा रहा है। जैसे एक अभी मैं कल ही देख रहा था, पर्यटन विकास निगम बिहार सरकार की का जो एक स्कीम है, उसमें उसने क्या किया कि 30 बढ़ई का एक समूह बनाया जो बढ़ई का काम करते हैं। उनको उसने औजार दे दिए, उनको उसने लकड़ी दिया और कहा कि आप काम करो, इसका मतलब बेंच बनाओ या इसका टेबल बनाओ, इसका ये बनाओ, मैं इसको सेल करूंगा। तो ये रोजगार से जोड़ने की बात हो रही है कोरोना पीरियड में, क्योंकि कोरोना पीरियड में बिहार की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है, क्योंकि लेबर जो बाहर में थे वो अचानक से बिहार आ गए हैं। हालांकि कुछ तो लौट गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी यहाँ स्टे किए हुए हैं, डर से वो बाहर नहीं गए हैं। तो उनको रोजगार से जोड़ा जाना निहायत जरूरी है। इस पीरियड में एक काम तो ये किया जा सकता है कि उनको रोजगार से जोड़ दीजिए। जीविका दीदी का जो काम है वो अलग है, आप देख रहे हैं, उसमें अलग से कर रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो नहीं सकती, उनकी उनका उनका चैनल ही अलग है। तो आप ये इसको देख सकते हैं दोनों को कि मतलब बहुत भूमिका नहीं है उनपे जीविका दीदी की। वो जब भी कुछ भी होना होगा तो गवर्नमेंट लेवल से ही होगा, और जो हो भी रहा है। तो यही इसका सिचुएशन है दोनों का अलग अलग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर नो सर, समस्या कुछ है सर इसमें, किसमें? जीविका मिशन में, या कुछ एक्स्ट्रा इसमें सुधार की आवश्यकता हो कहीं? हाँ, एक सुधार की जरूरत है इसमें, एक सुधार की। बुक कीपिंग इसमें थोड़ी सी कमजोर है, आप इसको मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब है ना, बुक कीपिंग क्या है? खाता बही है सर, और रफ जर्नल जो होता है उसमें सारा डिटेल रहता है, पैसे का आना जाना। हाँ हेलो, क्या बोल रहे थे? सर वहाँ डेली का जो है रिसीविंग और खर्च जो है उससे संबंधित वो देखिए अब बता दें आपको, बस उसका एग्जैक्टली बात है। वो क्या है ना, बुक कीपिंग क्या है कि जैसे एक ग्रुप में अगर 10-12 मेंबर हैं,
तो उन उन मेंबरों की सूची बनती है, हमेशा उनके द्वारा जो सेविंग किया जाता है उसको रखा जाता है। और जब बैंक से जोड़ा जाता है तो कई बार क्या होता है, जो सीएम वगैरह होती हैं वो उसमें से, जैसे कि अगर 3-4 लाख का फंड मिला, ठीक है, लोन मिला, तो वो 2-3 लोग ही लोन ले लेते हैं, बाकी लोग को मतलब मालूम ही नहीं है कि लोन लोन हुआ है। तो ये बुक कीपिंग ऑनलाइन नहीं होने की वजह से या बुक कीपिंग अच्छे तरीके से नहीं होने की वजह से ये समस्या आती है। जबकि होना ये चाहिए कि जब भी लोन कोई ग्रांट होता है कोई बैंक के द्वारा, तो जितने 12-13 मेंबर हैं उनकी एक बैठक होनी चाहिए। उस बैठक में यह डिसाइड होना चाहिए, उसकी प्रोसीडिंग बननी चाहिए कि फलाने बाबू जो हैं या फलाने जो दीदी हैं इनको यह चीज खरीदना है, अतः अतः इनको ये मतलब ये लोन का मतलब 20,000 रुपया इनको मिलना चाहिए या इसको इतना मिलना चाहिए। तो ये एक थोड़ी सी समस्या आ रही है बुक कीपिंग की, आप इस बात को एकदम एकदम नोट करवाइएगा इस चीज को, ठीक है। और लेकिन इसके समाधान के लिए एक नया कोशिश किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, उसने एक ऐप डेवलप किया है ई शक्ति, तो इसको याद रखिएगा बिल्कुल एकदम, ठीक है। इसके जरिए ई शक्ति के जरिए सभी सीएम को जो होते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजर, उनको निर्देशित किया गया है कि आप जा करके बुक कीपिंग का काम ऑनलाइन करवाइए, जिससे हमें यह जान सकें कि भाई इस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें इतने लोग हैं और ये लोग फंक्शनल हैं। नहीं तो क्या हुआ कि जब लोग मतलब जब ग्रुप स्टार्ट हुआ तो कोई और लोग थे, और जैसे ही लोन वगैरह ग्रांट हुआ तो 3-4 लोगों को मतलब बाहर कर दिया गया। तो लोग बाहर हो सकते हैं, अगर कोई आदमी ऐसा है कि ग्रुप में ज्वाइन किया और कहीं मतलब बाहर रहने के लिए निकल गया या कुछ लोगों की मृत्यु हो गई तो लोग हटेंगे ग्रुप से, लेकिन ऐसे किसी को बाहर निकालना ये उचित नहीं है। तो जैसे बुक कीपिंग अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और तब बैंकों को भी लोन देने में सुविधा होगी, है ना। तो आप ये कहेंगे कि चूंकि बुक कीपिंग अभी मैनुअल हो रहा है और बुक कीपिंग में के क्रम में कई खामियां हैं, अगर इनको ऑनलाइन करा के दुरुस्त कर दिया जाए, जो कि हो भी रहा है, और ये प्रोजेक्ट का नाम है ई शक्ति योजना, जो कि आपका नाबार्ड द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप इसको लीड ले सकते हैं, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर एक सवाल है मेरा। हाँ बताइए। हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही है? सर आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। हाँ हाँ आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, एक्चुअली एक सवाल है मेरा अभी। हाँ बताइए। सर मास्क के सुंदर से एग्जाम्पल देखे तो अभी जैसे मिथिला पेंटिंग से जैसे प्रिंट वाला मास्क जो है बीच में काफी फेमस हुआ था, आनंद महिंद्रा तक ने ट्वीट वगैरह भी किया था। तो मतलब ऐसा है कि कुछ प्रोडक्ट है जैसे मास्क वाला ही बोले मिथिला पेंटिंग के साथ, ये जनता तो जान गई पर उनके पास ये पहुंच नहीं पा रही, सप्लाई चेन नहीं है, मार्केट एक्सेस नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है। तो क्या इससे रिलेटेड भी कुछ बिहार सरकार या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ काम हुआ है या हो रहा है? नहीं देखिए, आप इसको समझिए, जैसे जीविका के पास क्या है ना कि जैसे ये जो भी ये है, इनके पास कोई चेन सच में नहीं है। इसका कारण ये है कि ये ग्रामीण महिलाएं हैं, ये सिर्फ काम जानती है। इनका बाहर का जो भी पूरा ये है डिपार्टमेंट है, इसमें हम लोगों को हेल्प करना है, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हेल्प करना है कि उनके जो निर्मित सामान है उनको जहां इसकी डिमांड है वहां तक इसको भेज सकें। तो वो विंग बना हुआ है वहां पे, वो जीविका से या फिर वो जो लोकल स्तर पर जो वेंडर होते हैं उनसे उनका किया हुआ संबंध बनाया जाता है कि अगर आप ये हैं तो आप काम करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपने कहा भी मिथिला पेंटिंग की बात की, तो एक अभिनव प्रयोग था, एक इनिशिएटिव था, तो ये बढ़िया बात है। तो अगर उसका डिमांड होगा किसी क्षेत्र में तो गवर्नमेंट उसको बोल दे भाई यहीं से खरीदना है। जैसे अभी क्या है कि जैसे जो ग्राम पंचायतों को 4 मास्क देने के लिए हर फैमिली में कहा गया था कि 4 मास्क देंगे और 20 रुपए का साबुन देंगे, यानी एक फैमिली पर 100 रुपए खर्च करने थे उनको। आप लोग मालूम है सबको?
अभी पूछ सकता है लोग। और अभी अब बिहार में क्या है ना कि ड्राइव चल रहा है, मास्क जांच ड्राइव, ठीक है ना। तो मास्क जांच में क्या है कि अगर आप बिना मास्क के आपको लोगों ने देख लिया, पकड़ लिया, तो 50 रुपए आपको देने होंगे जुर्माना के रूप में, 50 रुपया। और उसके एवज में पुलिस आपको, या हम लोग भी रहते हैं उसमें, मान लीजिए हम लोग मजिस्ट्रेट होते हैं, तो हम लोग उसको 2 मास्क देते हैं, और वो सभी मास्क जीविका के होते हैं। तो यानी कि जीविका बनाती है, उसका यूटिलाइज कैसे करना ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। सर इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ना चाहूंगा सर। मैं बैंक में काम किया हाँ हाँ, हूँ। जोड़ी बहुत बढ़िया। यही समस्या हाँ वहाँ हाँ पे आ रही थी कि एसएचजी जो एक्चुअली में नाबार्ड लिंक्ड एसएचजी ये बैंक प्रोग्राम है जो बिहार में लेट से मतलब इसका शुरुआत हुआ, और तमिलनाडु में काफ़ी काम इसका काफ़ी अच्छा असर भी रहा है। तो इसमें सर जो मार्केट का प्रॉब्लम है उसमें हमने अपने पर्सनल स्तर पे क्या किया था कि उस एरिया में 15-20 जो ग्रुप थे उसको मिला करके हमने एक मार्केट में उनको कहा कि भाई आप एक शॉप ले लीजिए जिसमें सारे ग्रुप मिल करके आप पेमेंट कीजिएगा, ताकि एक मार्केट एक्सेस। सर अभी प्रेजेंट में क्या किया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट का जेम मार्केट प्लेस है उस पे उनके प्रोडक्ट को लिस्ट कराया जा सकता है, ताकि उनके दूसरे जगह से भी अगर ज़्यादा डिमांड आएगा तो फिर वो डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप लोग तो वहाँ करा ही रहे हैं। तो इसके थ्रू भी किया जा सकता है सर। देखिए, वो जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोशिश करने में कोई समस्या नहीं है। और इसमें लेकिन जो इसकी जो सारी चीजें थी, सारे कंपोनेंट मैंने आपको शेयर कर दिए। वो एक्चुअली में मार्केट जब भी बनेगा इसका तो धीरे धीरे बनेगा, और इसमें गवर्नमेंट को लीड लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको, ठीक है। सीधा चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है इसका करने का, तो इसमें चाहे या तो बीपीएम हो, एरिया कोऑर्डिनेटर हो, या फिर कोई और ऐसा व्यक्ति हो जो इसको हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। जी सर, जी सर, आगे बढ़िए सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जानेंगे हम लोग, थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं हम कि कुछ सिचुएशन चीजें को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि कुछ जैसे कुछ जो लगातार सिचुएशनल चीजें पूछी जाती रही हैं बिहार सरकार में या हर जगह पे। सबसे पहला तो पूछा जाता है कि जैसे आप एसडीएम बनेंगे तो आपके ऑफिस में करप्शन है, मान लीजिए, और करप्शन के भी कई टाइप हो सकते हैं। अब आपको पता नहीं है, वो आपसे सीधा पूछ रहे हैं कि भाई ऑफिस में आपके करप्शन है, आप इसे किस तरह से दूर करेंगे, या आप इसको हटाने के लिए, आप इसको समाप्त करने के लिए अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे। कोई एक आदमी जवाब दीजिए इसका। ऑफिस के काम को सर पारदर्शी तरीके से डे बाय डे काम को ऑनलाइन अपडेट कराया जाएगा, और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से उसके कामों की निगरानी की जाएगी, समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा सर। सर मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगी कि जो मेरा डिपार्टमेंट या विभाग है उसमें सर बाहर के लोगों की आवाजाही जो है सर वो एक हद तक सर नियंत्रित रहे सर। सरप्राइज इंस्पेक्शन सर करे जाए सर, सीसीटीवी और सर्विलेंस जो है वो लगाने के साथ साथ, ताकि सर कोई बाहर के अगर कोई आए हैं तो भाई पता रहे कि कौन आ रहा है, और सर उस तरीके। हाँ बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजों पर हम लोग जोड़ देंगे, बिल्कुल पॉइंट बाय समझ लीजिए इसको। सबसे पहले तो कोई भी ऐसा काम हो, जैसे ही आपसे कुछ पूछे कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसमें आप देखिए कि टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो सीसीटीवी इंस्टॉल करवाना, ठीक है। उससे पहले है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनवाना। आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जब ज्वाइन करेंगे एडमिशन में, जब कामयाब हो जाएंगे उसके बाद, तो आप देखेंगे कि अब सारा काम व्हाट्सएप पे हो रहा है, सारी चिट्ठियां व्हाट्सएप पे आती हैं, सारे जवाब कई बार हम लोग व्हाट्सएप पे ही डाल देते हैं, लिखवा कर, चिट्ठी लिखवा करके। मतलब इवन की एक एक मतलब चीजों को जांच करना है तो व्हाट्सएप पे आ गया, भाई ये कर दीजिए, फलाने बाद जो यहाँ के बीडीओ वो करिए, यहाँ के एसडीओ वो करिए, ठीक है। वो सारा चीज माने एक, अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप आते हैं
तो एक एक जिले में सारे जितने विभाग हैं सबका एक अलग ग्रुप बना हुआ है, जिससे कि संबंधित कंसर्न को जोड़ा गया है और उनसे तुरंत उम्मीद की जाती है कि वो तुरंत रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो एक ये चीज है। तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिससे कि आपको चीजों को मतलब सिस्टमेटिक करने में सुविधा, क्योंकि कई बार ना जब चीजें सिस्टमेटिक नहीं होती हैं तब जाकर के कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जिनको काम ही है गलत सलत करवाना, वो गलत सलत करवा लेते हैं। अगर सारी चीजें आपकी निगाहों में हो कि सिस्टमेटाइज हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर एक है। दूसरा है कि सीसीटीवी इंस्टॉल करवाना। तो सीसीटीवी क्या है? वो सीसीटीवी दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखिए इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप जनता से जुड़ा हुआ जॉब करने जा रहे हैं, और जनता से जुड़ा हुआ जॉब करने के कुछ अपने फायदे हैं तो कुछ अपने नुकसान भी हैं उसके। उसका बेनिफिट्स ये है कि आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, लोग आपका नाम जानते हैं, लोग आपसे बड़ा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, भाई ऐसा एसडीएम बन गया, वो ये बन गया, वो डीएसपी बन गया। ठीक है, लेकिन नुकसान ये है कि आपके पास अगर 100 आदमी आ रहा है तो उसमें 30-40 आदमी काम वाला आता है और 60-70 आदमी गलत आ जाता है। अब कौन आदमी किस तरह से आप पर क्या कर दे, तो ये आपकी सिक्योरिटी का भी एक माध्यम है, जिससे कि अगर कैमरा लगा हुआ है, किसी ने गलत करने का प्रयास किया, किसी ने बलवा फैलाने का प्रयास किया, तो आप उसको चिन्हित करके आराम से उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर उसको मतलब भंग करने के आरोप में जेल भी भेज सकते हैं उसको। तो दोनों कारण से है। तो इससे है कि हर आने जाने वालों पर आप निगाह भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस के स्टाफ पर भी नजर रख सकते हैं कि कौन कितना बजे आता है, कितना बजे जाता है। एक और चीज आप कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं कि वो लगा दें आप, तो वो भी काम करेगा। झारखंड में तो बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है हर एक विभाग के लिए। बिहार में भी होने वाला था 1 अप्रैल से, लेकिन क्या कि कोरोना के आ जाने की वजह से इस निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नहीं तो बिहार में भी हम लोग की ट्रेनिंग भी हो गई थी इसकी। बायोमेट्रिक्स एकदम अनिवार्य किया जा रहा है यहाँ भी, और उसमें ये होगा नियम की जैसे कोई अगर किसी जिले में कोई व्यक्ति अगर कार्यरत है तो अगर वो अपना ऑफिस नहीं भी जा पाया तो कोई भी मतलब बगल के ऑफिस में जा करके वो अंगूठा लगा देगा तो भी काम चल जाएगा उसका, एक सुबह एक शाम के समय में। मतलब इससे ये रहा कि ये आदमी जिला में ही कहीं है, ये कहीं भागा हुआ नहीं है। तो ये एक सुविधा, ये काम आप करा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जैसे एक ने बताया अभी कि कार्यों का बंटवारा कर देंगे, बिल्कुल सही है। और आप उसको फॉलो अप करेंगे कि अगर आपने इस व्यक्ति को 5 काम दिए थे तो 5 काम में इसने कितना काम किया और कितना समय लिया। क्योंकि कई बार क्या है कि समय ज्यादा ले रहा है, मतलब कोई ना कोई उसमें मालाफाइड इंटेंशन इन्वॉल्व है, एकदम मान के चलिए आप। तो आप उसको अगर फॉलो अप करेंगे तो समझ में आया कि क्या मामला चल रहा है। तो ये चीज है। और ये कि जो आपने अपनी बताया कि औचक निरीक्षण करेंगे, तो औचक निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और औचक निरीक्षण से आपको ये आइडिया मिलेगा कि कौन बंदा रोज घूम रहा है, कौन बंदा यहाँ बैठा हुआ है। और अगर वो आप अगर उससे पूछेंगे कि क्या काम क्या है तो वो घबरा जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई बिचौलिया है। तो औचक निरीक्षण करने से ऑफिस भी सही रहता है, आपके जो मातहत हैं वो भी डरे रहते हैं कि पता नहीं सर कब आ जाए। तो इन सब चीजों को कर करके आप करप्शन को कम कर सकते हैं। करप्शन समाप्त करना तो संभव नहीं है, क्योंकि करप्शन क्या है ना कि एक आदत के रूप में डेवलप हो जाता है, मेंटलिटी बन जाता है बाद में यह। तो लेकिन फिर भी जितना आपसे संभव है आप उतना कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह की बात हो तो टेक्नोलॉजी की भूमिका आप जरूर देंगे, इसके बाद अपनी भूमिका देंगे आप उसमें, और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बांट देंगे, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है इसकी। और करप्शन का की पूछ सकते हैं हम लोग कि करप्शन का कारण क्या है, कोई मतलब बता सकते हैं कि जैसे जो मतलब सरकारी कार्यालयों में जो करप्शन होता है उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है उसकी? गाड़ी की जटिलता सर, रेट टेपिज्म और उपभोक्तावादी संस्कृति। रेट टेपिज्म कोई कारण नहीं है ना, रेट टेपिज्म कोई कारण नहीं है, मतलब वो उसको एक नाम दिया गया है, वो मतलब आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ, धन कम समय में ज्यादा धनी बनने का। हेलो, सेल्फ इंटीग्रिटी का अभाव। हाँ ठीक है। संतोषजनक सर वेतन और सुविधा का अभाव। सुविधा का अभाव, अच्छा और बताइए। वेतन मतलब कि वेतन आय भी सर कम बढ़ जाती है।
तो फिर सर काम करवाने के लिए जो भी व्यक्ति जाते हैं वो स्वयं से जो है देखते हैं कि ये घूस वगैरह देने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे भी एक लगता है सर कि काम मेरा जल्दी से निकल जाए। तो यहाँ पे सर भी हेलो कॉम्प्लेक्सिटी सर, बहुत ये ज्यादा है। करप्शन का कारण सर व्यक्तिगत स्तर और सिस्टम दोनों के स्तर से देखा जा सकता है सर। इसमें सिस्टम का जो पेचीदगी है सर, नियम कानून का जटिलता हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी और गुड पॉइंट। बिचौलियों की भूमिका, और दूसरी बिचौलियों सर तो व्यक्तिगत स्तर पर ये देखने को हेलो हाँ, बहुत अच्छा। तो जी व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाता है कि लोग उत्सुकता में सर जल्दी काम चलिए ठीक करवाने है, में सर अब बहुत अच्छा आप लोगों ने सब बता दिया। एक्चुअली में वही है कि जो सिस्टम में जो कानूनी पेचीदगियां है ना, वो भी एक कारण है। और दूसरा है कि जैसे जितना काम है उस काम की तुलना में आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम है। यानी कि आप अब ऑफिस में जाएंगे तो संचिकाओं का अंबार पड़ा है और वहां पर काम करने वाले लोग कम है। तो कई बार आपको खुद लगता है कि अरे काम में मेरा डिले हुआ, क्यों नहीं हम ही दे देते, कुछ मतलब देर लेके काम करा लो। बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका ओवर बर्डन जो है काज का, वर्क का जो ओवर बर्डन है, यह भी एक कारण है करप्शन का। तो 3 कारण हो गए आपने जो डिसाइड किए। अब बिल्कुल आप वहां पर टू द पॉइंट बात करेंगे स्पेसिफिक कि पहला कारण है कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं, मतलब कि जो उसमें आम आदमी को समझ में नहीं आता कि भाई क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, काम का दबाव ज्यादा है, आदमी कम है। और तीसरा है कि सेल्फ इंटीग्रिटी का अभाव। आदमी जब भ्रष्ट होने पर ही तुल जाएगा तब तो कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है। तो यही 3 कारण है जो करप्शन के जनक है या करप्शन के कारण है, ठीक है। इसके अलावा चौथा कोई कारण भी नहीं है। आप इसको देखिएगा, अन्य सभी कारण इसमें जो है ना समाहित है। तो और यदि निवारण सर इसमें अगर ये हाँ बोलिए सर, इसमें अगर ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी खुद अपना किसी काम करवाने के लिए रिश्वत दिया है, तो इसका क्या आंसर दे सकते हैं? अगर आपने दिया तो आप कह सकते हैं कि मैं एक बार गया था, मतलब जाति वाला बनाने या आवासीय बनवाने गया था, वो थोड़ा विलम्ब हो रहा था तो मुझे 20 रुपया देना पड़ा, या फिर जो भी आपको अगर आपने दिया होगा तब कहेंगे, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है इसकी कहने की। कोई ये जरूरी नहीं कि आप बोले ही कि हाँ हाँ मैंने देखा है या मैंने किया ही है। अगर आपने नहीं देखा है तो नहीं कहेंगे आप, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपका बहुत ज्यादा मतलब ये भी नहीं वास्ता भी नहीं पड़ा होगा बहुत लोगों का इससे। क्या अब तो क्या है ना कि आरटीपीएस तो जानते हैं ना बिहार में, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम। क्या हो गया सर? वैसे हेलो सर, हेलो हाँ एक मिनट सर अगर ये पूछा जाए कि क्या आप मानती हैं हाँ कि बिहार सुदामा में सर, वैसे ज्यादा करप्शन है? बेहतर हो अवॉइड किया जाए इस सिचुएशन सर, इससे जहां तक बचा जा सकता है सर वो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। क्योंकि फिर बिल्कुल सर, फिर उस स्थिति में ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता था, तब आपने क्या किया हाँ आरटीआई लगाया या नहीं लगाया। बिल्कुल हाँ, तो ज्यादा बेहतर होता है इस स्थिति में बच निकलने की कोशिश की जाए। हाँ कि मतलब नहीं हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, बिल्कुल वो इन लोगों ने किया भी नहीं होगा, क्योंकि अभी इन लोगों को कोई वास्ता भी नहीं पड़ा है ना उतना अभी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मतलब बचा ही जाए ज्यादा बेहतर है इसके लिए, है ना। क्योंकि क्या है ना कि फिर वो पूछेंगे ना कि जब लोक सेवा का अधिकार अधिनियम है तो फिर आपने क्यों दिया। वो जब नियम है उसमें कि 42 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर सबकी सीमा समझ में है, तो आपने क्यों नहीं वेट किया उतना, ठीक है। उसमें यह भी है कि एक मतलब इमरजेंसी सर्विसेज भी है कि अगर किसी को बहुत जरूरी है तो 2 दिन के अंदर भी बन के मिलता है वो सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपको जाननी चाहिए कि भाई अगर वो क्रॉस क्वेश्चन कर दें तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि अब बिहार में 2 चीजें हो गई हैं। एक तो लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम हो गया है, और दूसरा है कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम आ गया है। ये मालूम है, बहुत लोगों को मालूम होगा। उसमें यह है कि 60 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा। हेलो, लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो है वो अनुमंडल स्तर पर होता है,
जिला स्तर पर होता है और आयुक्त महोदय के यहाँ भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लोक सेवाओं का लोक शिकायत निवारण अधिनियम में आप अपनी समस्याओं को ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, अपनी समस्याओं को ऑफलाइन भी डाल सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि मुझे ये समस्या या मेरी शिकायत है, इसको दूर किया जाए। तो जो संबंधित लोक प्राधिकार होते हैं, यानी कि जो कंसर्न व्यक्ति जिनसे वो समस्या रिलेटेड होता है, उनसे सवाल जवाब किया जाता है, उनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ यह कह देने से कि इनको अभी लाभ नहीं दिया जा सकता या इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं, आपको उस समस्या का समाधान करना है, उसके बाद ही जाकर के वो केस डिस्पोजल हो पाता है। और इसके लिए समय सीमा निर्धारित है 60 दिन। 60 दिन में अगर आपने नहीं किया डिस्पोजल, अगर आप लोक प्राधिकार हैं, तो आपके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है और आपके ऊपर फिर अनुशासनिक जो एक्शन है वो भी लेने का प्रावधान है। तो मोटा मोटी बात यह है कि बिहार में अभी दो चीजें जो हैं, आप इसको दायरे में रखिएगा। कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले आप जरूर दोनों को सोचिएगा। एक तो है लोक सेवाओं का अधिकार, कि आपके पास सारी सुविधा लगभग जाति है, आय है, आवासीय है, मतलब जितना भी सोशल सिक्योरिटी की जो जितने स्कीम्स हैं, फिर अभी जो नया अभी आपको हुआ है कि जो आर्थिक आरक्षण मिल रहा है आपका EWS, ये भी बनने का जो है। इसके बाद आपका हो गया राशन कार्ड बनने का है। ये सभी आपके लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत आते हैं। तो जो व्यक्ति की लगभग मूलभूत समस्याएं हैं, जो या फिर अथी भी हो गया आपका म्यूटेशन वगैरह भी, जो लैंड से संबंधित इशू था कि लैंड के जो मैक्सिमम डिस्प्यूट होते थे अब ऑनलाइन हो रहा है म्यूटेशन, तो ये भी आ गया उसी में। तो लगभग जितनी समस्यात्मक चीजें थी उसको लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में ले लिया गया। कुछ जो शिकायतें हैं उनको उसने लोक शिकायत निवारण में ले लिया। तो लोक शिकायत निवारण अधिनियम में आप देखेंगे कि लोक प्राधिकार को 60 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का एक्चुअल निराकरण देना होता है। अगर 60 दिन में उसने लोक प्राधिकार ने कह दिया कि ये आदमी बिल्कुल इनका काम नहीं हो सकता है, तो वो आदमी दुखी होकर के फिर वो ADM के यहाँ अपील कर सकता है। वो भी आपका होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं जिला लोक शिकायत वाले पदाधिकारी। एक होते हैं अनुमंडलीय होते हैं, एक जिला होते हैं, और एक जाकर के होते हैं प्रमंडलीय, जो उनके यहाँ होता है आयुक्त महोदय के यहाँ होता है उनका ये। तो कई लेयर हैं और उसमें जाकर के कहीं ना कहीं पे उनके साथ न्याय तो होता ही है। ठीक है, तो आप इन चीजों को देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि एक बिहार में एक सिस्टम काम कर रहा है ना। तो ये चीज है, इन सब चीजों को आप अगर देखें तो इन सब दायरे में रह करके ही आप बात करेंगे, तब जाकर के आपका आंसर सटीक हो पाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। हेलो सर, अगर हमसे एक सवाल पूछा जाए, मतलब एक और सिचुएशन ऑफिस लेवल पे दी जाए कि अगर आपके ऑफिस में जो कास्ट बेस सर जो मतलब लोगों की सोच है वो बहुत ज्यादा सर है, इनर भी और आउटर लेवल पर भी, तो उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं सर? जैसे अगर आपके डिपार्टमेंट में ही कास्ट बेसिस सर डिविजन्स ज्यादा है, तो क्या उसको सर उसका क्या समाधान हो सकता है सर? जाति अगर चीजें नहीं, तो जाति वाला देखिए मामला, आप समझिए बात को ऐसे, जैसे आपको एज ए ब्यूरोक्रेट निष्पक्ष रहना है ना, तो जाति की तो कोई जरूरत ही नहीं। जैसे अगर कास्ट बेस्ड इक्वेशन है तो नियम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात को मानने से इनकार करता है, अगर आप ऐसी मतलब ये अथॉरिटी है कि आपके अंडर के जो लोग हैं, आप किसी बिरादरी की रहें, आपके नीचे के लोग किसी बिरादरी के रहें, वो बस बिरादरी दो ही होता है, एक हायरार्की में ऊपर, एक हायरार्की में नीचे। तो जो आप ऊपर से करेंगी वो नीचे को मानना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर एक्शन होगा। तो आप इसमें कास्ट एंगल को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट अंदर से निष्ठावान किसी के प्रति हो सकता है लेकिन वो दिख नहीं सकता। ठीक है, और आपको निष्पक्ष दिखना है। कास्ट आपके लिए मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ ये कहना है कि हम नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन बॉडी हैं, हमें जो नीतियां गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं उनका समाज के जितने वर्ग हैं उन तक ले जाना है। वो चाहे ऑफिस में किसी भी बिरादरी के लोग रहें, उनको काम करना है, काम करने का सैलरी मिलता है उनको, बात समझ रहे हैं ना। उनको जाति का सैलरी थोड़ा मिलता है, वो काम नहीं करेंगे एक्शन होगा उनके ऊपर। वो
अरे पद का भरा जाएगा, वो डिसमिस होंगे। ठीक है, तो आपको इन सब दायरों में रह के बात करनी है। एक्चुअली में क्या है ना कि कास्ट वास्ट वाला चक्कर जो है ना, उस पर थोड़ा सा कम ही ध्यान दे, ज्यादा बेहतर है। और ऐसे भी जो ब्यूरोक्रेसी है या भी जो भी चीजें हैं, जो भी सिस्टम काम करता है, उसमें वो सिस्टम ही काम करता है, नियम कानून काम करता है, कास्ट काम नहीं करता। ठीक है। दूसरा चीज है कि जैसे कि जो, हाँ बोलना है किन्हीं को? हाँ हेलो सर। बोलिए। जी प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। प्रणाम। जी ऐसा है सर कि मान लीजिए कि ऑफिस में किसी भी विभाग में अगर नियुक्ति होती है, अगर वो सवाल पूछते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग आप पर दबाव बनाते हैं कि इस काम को आप थोड़ा सा ढील दे दीजिए, तो हाँ तो कर दीजिए, क्या तो करेंगे आप? इस परिस्थिति में ऐसा सवाल अगर वो लोग आप पूछते क्या हैं, करेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं ये बात हाँ कि हाँ आप एसडीओ हैं, ठीक है ना, चुनाव आने वाला है, ठीक है, जी जी है ना, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दीजिए। आप आरओ हैं, मान लीजिए कोई विधानसभा, क्योंकि जो एसडीएम रैंक के पदाधिकारी वही आरओ होते हैं विधानसभा में, ठीक है। जी सर। तो हम ही आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप कहीं के एसडीएम हैं, और वो जो विधानसभा पर का जो मतलब जीता हुआ कैंडिडेट है, वो बिल्कुल दबंग आदमी है, और बिल्कुल उसका मतलब बड़ा हस्त है ना, वो फेवर का आदमी है, सत्ता पक्ष है, और वो आप पर दबाव बना रहा है कि दो काम के लिए दबाव बना रहा है। एक तो कि मेरा बूथ चेंज करवा दीजिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट बूथ है उसको चेंज करना चाह रहा है। दूसरा वो चाह रहा है कि उसके जो हित के लोग हैं, जो उसको संभावित चुनाव में वोट दे सकते हैं, उनका कुछ नाम जोड़वाना चाह रहा है। आप क्या करेंगे बताइए? जी नियमानुकूल होगा। मैं तो वहाँ जवाब यही देना चाहूंगा कि यदि नियमानुकूल रहा तो हाँ। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका काम किया जा सकता है। अगर नियम के विरुद्ध होगा तो मैं एज ए अधिकारी नहीं कर सकूंगा। तो ये बात अगर 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 मतलब इतना आसान होता तो ना आप हमसे पूछते, ना हम आपसे पूछते, ना आपके मन में भाव आता कि जैसे हम तो जान ही रहे कि नियमानुकूल नहीं है, और बहुत दबाव बना रहा है, दबंग आदमी भी है। उससे लिखित में मांग किया जा सकता है सर, ना वो लिखित में देगा ना हम कर पाएंगे। कौन लिखित में देगा? विधायक मतलब लिख के देता है कहीं कुछ भी? वो डीएम थोड़े है। और न वो आपका मतलब बड़ी पदाधिकारी है कि आप उससे मांग करें कि मार्गदर्शन दीजिए हमको। नहीं करेंगे। अरे जो करना था ना वो तो बात की बात है, अभी आप वहां इंटरव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी नियुक्ति वहां पर हुई है नियम संगत कार्य करने के लिए। ठीक है। दबाव में मैं तो सबसे पहले उन्हें समझाऊंगा कि सर ये प्रावधान नहीं है, और फिर भी अगर वो लगातार दबाव बनाते हैं तो मैं अपने वरीय पदाधिकारी को इस बात की लिखित सूचना दूंगा कि जो संबंधित माननीय विधायक हैं, ये हमारे ऊपर गलत तरीके से दबाव बना रहे हैं, हो सकता है कि इससे मेरे जान माल का खतरा हो। ठीक है। और हम इसे अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे। ठीक है जी सर। लेकिन काम वही करेंगे जो नियम संगत है, जो कानून संगत है। ठीक है। और कोई मन में सवाल है कुछ इस तरह का सिचुएशन तो बताइए, शेयर करिए मेरे साथ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्यों कुछ पूछना है? सर अगर ये बताइए। हेलो हाँ बताइए। सर, अगर ये सवाल किया जाए कि क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है? क्या आपको लगता है? यस सर, मुझे तो लगता है। बताइए कहाँ कहाँ लगता है भ्रष्टाचार है, बताइए। सरकारी कार्यालय में होता है सर। हेलो म्यूट हो गया है। बोलिए बोलिए। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। सर वो बोल रही हैं कि बिहार में कोई भ्रष्टाचार है।
हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं उनसे कि क्या उनको ऐसा कभी महसूस हुआ कि बिहार में करप्शन है? जी सर, जैसे किस सरकारी क्षेत्र में, कार्यालय का सर, किस पुलिस क्षेत्र में करप्शन है बताइए? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में? एक बार हाँ सर, क्या? एक बार एफआईआर कराना था तो फिर बहुत मुश्किल आ रही थी, फिर उसके लिए उन्होंने कुछ डिमांड रखा तो मतलब परेशानी आ रही थी सर। फिर मेरे पिताजी का एक बार है बाइक, मतलब ना। यस सर। तो अब आपसे वो पूछेंगे कि करप्शन है तो इसको दूर करने का क्या क्या उपाय है? तो पहले ये जानना है सर कि मतलब है तो इसको स्ट्रांगली अरे स्टैंड बिल्कुल है ना, लेना है ना, आप गलत थोड़े कर रही हैं, करप्शन तो है ही, क्योंकि मेरा खुद का इससे तो एक्सपीरियंस इनकार रहा करना है संभव सर। नहीं है ना। जी जी जी। है तो सर इसको दूर करने के लिए फिर यही हो कि फिर हम कंप्लेन करेंगे अगर अपर लेवल पे? नहीं 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 नहीं, जैसे कि जब आप जब जब बन जाएंगे ना तो मतलब किस रूप में आप जैसे कि आप तो सुझाव दे सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी आपने कहा ना कि मतलब मैं जब वहां पर गई ये करने एफआईआर करने गई तो मुझे दिक्कत हुई, तो क्या अच्छा हो कि मतलब एफआईआर ऑनलाइन कर दिया जाए? आप उसको सुविधा दीजिएगा ना, आप समाधान ढूंढिए ना। कंप्लेन समाधान नहीं है, ठीक है, कंप्लेन समाधान नहीं है ना। ओके सर, ऑनलाइन मतलब व्यवस्था की बात करी जाएगी। हेलो जी मैडम, सर वही बोल रहे हैं ऑनलाइन। हाँ हाँ बात समझ रहे हैं? देखिए एक चीज दो तीन चीज मैं आपको मतलब एक गुण समझा देता हूँ कि एक ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं तो अपने क्या क्या गुण होना चाहिए। वो गुण नहीं भी होगा मतलब नहीं, लेकिन आपको ये शो करना है। सबसे पहली पहली बात है कि आपको सेंसिटिव दिखना है वहां, कि आप गरीबों के प्रति समाज के प्रति सहानुभूतिशील है, ठीक है ना, संवेदनशील है। एक सेकंड लाइन पर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर बोला जाए सर। हाँ हाँ कह रहे थे ना कि जैसे देखिए एक जो बढ़िया ब्यूरोक्रेट्स है उसमें एक गुण होता है कि वो आप सेंसिटिव दिखिए। जब आप बातचीत करें, जब भी कोई उस तरह के बात चले कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके प्रति आपकी सहानुभूति दिखनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी, मतलब ये एक आप में एक नॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि उनको लगे कि ये आदमी जो है लिस्ट कंप्लेंट है, मतलब कि सबसे कम शिकायत करने वाला आदमी चाहिए। यहाँ पर क्या है ना कि जब आप सिस्टम में आएंगे ना तो आपको कैमरा पॉज कर दीजिए सर। हाँ हेलो, ठीक है ना। हाँ तो ये करें कि आपको वहां पर मतलब ऐसा अधिकार मतलब ऐसा व्यक्ति बनना है जो सबसे कम शिकायत करता हो। ऐसा नहीं कि बार बार में शिकायत करना है कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये दिक्कत है, मैं काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास स्टाफ कम है, मेरे पास ऐसा की सुविधा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं। नहीं, आपको वहां पे कंप्लेंट नेचर का नहीं बनना है। जितना कम से कम कंप्लेंट करेंगे उतने अच्छे अफसर कहलाएंगे आप, ठीक है ना। और तीसरी चीज है कि आपको मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट देना है। ये थर्ड गुण है आपका, कि आपको आप जब ये ऑफिस में जाएंगे आप तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पास जहां ऑफिस में 6-7 स्टाफ होने चाहिए वहां पर 3 स्टाफ हैं और काम बढ़ रहा है। आप आपको लगा कि भाई इतना काम बढ़ा दिए हो, मेरे मुझे स्टाफ नहीं मिल रहा। आप डीएम से कहोगे कि सर मुझे 3-4 किरानी दीजिए, मुझे ये दीजिए वो दीजिए, डीएम की तरह बोलेगा नहीं आपको करना है। और करना भी है तो ऐसे नहीं कि आप आराम से कर रहे हैं, नहीं, टाइम बाउंड होगा।
क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टारगेट आधारित कार्य करता है। तो आपको कंप्लेन भी नहीं करना है बहुत ज्यादा, आपको सेंसिटिव भी रहना है, आपको काम जल्दी भी करना है, और आपके पास मिनिमम रिसोर्सेस भी हैं। और तो इसमें क्या सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा अफसर कौन हो सकता है। तब आपके पास जो सबसे अंतिम गुण है वो है चाहिए कि अपने मातहत के से बेस्ट निकालने की कला आनी चाहिए। कि अगर काम ज्यादा भी है, आदमी कम भी है, तो आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, आप एक ऐसा माहौल बनाएं वहां पर कि जिससे कि जो आपके अंडर के लोग जो काम करने वाले हैं वो उतना काम कर दें। उनको ये एहसास ना हो कि उनका शोषण हो रहा है, उनका ये हो रहा है। आप हंसते खेलते कैसे आप उनका बेस्ट निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये जो मैंने 4-5 बिंदु बताया, ये काम करने के लिए भी है, और अगर वो एग्जाम में सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में कि एक अच्छा अफसर में क्या गुण हो सकता है, ये उसके लिए भी है। ठीक है, तब ये पूछें कि आप में क्या ऐसा कोई गुण है, तो आप कहेंगे कि हाँ मुझमें 3-4 गुण है इस तरह का कि मैं जहां रहता हूं वहां के माहौल को बड़ा कोर्डियल रखता हूं। ठीक है, इस तरह से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है जी सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है सर। पूछा गया कि आप एसडीएम हैं और आपकी बीवी जो है किसी ठेकेदार से पैसा ले लिया टेंडर लेने के लिए, तो और ऐसा है कि उसी आदमी को टेंडर देना है और नहीं तो मैं आपको दे दूंगा या छोड़ दूंगा, या इस तरह से केसर बनाया जा रहा है। तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? क्या टेंडर देंगे या फिर टेंडर नहीं देंगे, क्या करेंगे? देखिए, जैसे ही बात आती है निविदा की, टेंडर की, तो टेंडर का एक कुछ अपना रूल रेगुलेशन होता है। टेंडर जो है वो मतलब अखबार में छपता है, उसका विज्ञापन छपता है अखबार में, उसमें डेट वगैरह सारा कुछ, उसमें शर्तें वगैरह सब दी हुई होती हैं। उसी शर्तों के आधार पर वो सीलबंद की हुई निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जो सीलबंद होती हैं, आप अगर मैनेज भी कर लिए हैं उसको, तो आपको वहां पर जब निविदा खुलेगी तो उसमें आप अकेले नहीं होते हैं, उसमें एक टीम होती है। ठीक है, क्रय समिति होती है। जैसे कोई सामान ही खरीदना है आपको या कुछ भी करना है, तो उसमें एक सदस्य कभी नहीं होता वो। अगर आप ऐसे तो मतलब एसडीएम लेवल पे तो क्रय समिति नहीं होती है, मतलब लेकिन फिर भी कई जगह पर बनाया जाता है। मेनली ये जिला लेवल पे होती है, जिसके डीएम अध्यक्ष होते हैं, और जिले के जितने भी वरीय स्टाफ होते हैं, जैसे एडीएम हो गए, डीडीसी हो गए, डीपीआरओ हो गए, या फिर और अन्य जितने भी स्टाफ हैं, जो जितने भी जो मतलब बड़े पदाधिकारी हैं, ये सब उनके मेंबर होते हैं। तो आप अगर एसडीएम हैं, अगर आपने निविदा आमंत्रित कर लिया है और आपको लगता है कि इसको मैनेज करना है, तो उसकी वीडियोग्राफी भी होती है कि सबसे कम रेट। निविदा का मतलब क्या है कि जस्ट ये खरीद है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि अगर मुझे कोई सामान खरीदना है, अगर मुझे ऑफिस का कोई सामान खरीदना है, कुर्सी टेबल कंप्यूटर वगैरह खरीदना है, तो उसकी संख्या दी हुई होती है कि मुझे इतने कुर्सी की जरूरत है, मुझे इतना टेबल चाहिए, या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उसमें जो है सभी लोग अपना अपना रेट भेजते हैं, जो उनके अथी का होता है, दुकान का होता है। तो उसमें जिसका रेट सबसे कम होता है, टेंडर उन्हीं के नाम से फाइनल होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई टेंडर अगर आप मैनेज करते हैं तो आज के डेट में संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियोग्राफी होती है, वो फिर कभी कल को कोई आरटीआई भी मांग सकता है आपसे, उसके बाद सील बंद होती है, वो सब चीजें अंदर में उसने क्या लिख के भेजा है किसी को मालूम नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीजें हैं, और आप इसमें कहेंगे कि इसमें आज की तिथि में कोई एसडीएम हेरफेर कर ही नहीं सकता। जी सर, ओके। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी सर, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षकों को बराबर ब्लॉक में या डीएम ऑफिस में या कहीं भी लगातार प्रतिनियोजित करके काम कराया जाता है। अगर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या यह उचित है कि नहीं है, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, और मतलब बिहार सरकार का गाइडलाइन भी है कि जो शिक्षक हैं उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसमें उसने 2 ऑप्शन छोड़े हैं। एक ऑप्शन शायद वो है इलेक्शन का, सिर्फ निर्वाचन और आपदा, 2 ऑप्शन छोड़ा है उसने। ठीक है,
तो आपदा और निर्वाचन कार्य को छोड़कर किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में किसी भी शिक्षक को प्रतिनियोजित नहीं किया जाएगा या प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, डिप्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर कहीं पर उनसे गैर शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है तो यह सरासर गलत है और यह नियम संगत भी नहीं है। और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा तो सभी डीओ को एक दिया भी गया है, सर्कुलर भी दिया गया है और बीओ को भी सर्कुलर दिया गया है कि आप अविलंब ऐसे सभी शिक्षकों को तुरंत विरमित करें उनके मूल विद्यालय के लिए। नहीं, कौन पूछ रहे थे अभी? रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, संतुष्ट है ना? जो नियम संगत नहीं है वो नहीं है, सब सही। जी एकदम, ठीक है ना, बात समझ गया ना? ठीक है, देखिए जब एक एसडीएम के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो लॉ एंड ऑर्डर की आती है, कानून व्यवस्था की। और एज ए एसडीएम किसी भी व्यक्ति की सबसे पहली प्राथमिकता उसकी कानून व्यवस्था ही होनी चाहिए। ठीक है, कानून व्यवस्था के भंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई धार्मिक उन्माद हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो त्वरित गति से, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मॉब लिंचिंग की घटना घट गई, उसके कारण से भी बहुत सारा मतलब रिवोल्ट हो जाता है कई बार लोगों के बीच में। या फिर कोई भूमि विवाद हो जिसमें अगर भूमि विवाद में सही तरीके से निर्णय न हुआ हो तो वो हत्या हो जाती है और हत्याओं के बाद फिर जाम, फिर आगजनी वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो 3-4 कारणों से ये कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा होता है। उसमें सबसे ज्यादा जो समस्यात्मक पहलू है, एक एसडीएम की जो चुनौती भी है, वो है सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखना। यानी कि यदि कोई ईद आए या कोई बकरीद आए या दीपावली आए, मुहर्रम आए, तो उस स्थिति में दोनों जो कम्युनिटी हैं उनको किस तरह बैलेंस करना है कि आपके समाज की हार्मोनी न बिगड़े, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए एक एसडीएम को क्या करना चाहिए? कोई आदमी 1-2 पॉइंट बोल सकते हैं? एक आध बिंदु बताइए। जी सर, हेलो। शांति समिति की बैठक, ठीक है, बढ़िया। शांति समिति की बैठक आयोजन होती है आयोजन के पूर्व में, जिसमें एक कारण ठीक हो गया, एक हाँ समझ गए, एक समझ गए, एक अगला बताइए। सर अलग अलग टाइम का प्रबंधन कर दिया जाएगा ताकि मतलब विवाद ना हो कि एक ही समय में। हाँ गुड, मतलब चलिए ठीक है, 2 हो गया, आगे बताइए। सर धारा 107 के तहत पे शक के आधार पे कुछ लोगों को वो जो जारी किया जाता है, बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। 3 और बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग के पास अब थोड़ा देख रहे हैं कि सब लोग के पास कुछ नॉलेज है, तो बढ़िया है, होना भी चाहिए। आप इस क्षेत्र में आने जा रही हैं तो हाँ बोलिए सर। लोकल लीडर्स के निरंतर कम्युनिकेशन में रहना जरूरी है सर, जो उनके लोकल लीडर्स हैं, वेरी गुड, निरंतर कम्युनिकेशन में रहना बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए तो एज ए एसडीएम तो आप बात समझ गए। सबसे पहली बात यह है कि आपको समस्या को चिन्हित करना है। जैसे ही कहीं पर ज्वाइन करते हैं एज ए एसडीएम, तो आप ये देखते हैं कि आपके किस क्षेत्र में विगत में 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले किस किस्म का टेंशन हुआ था, या किस तरह का कम्युनल मतलब कुछ स्थिति सामने आई थी। तो आप चिन्हित करेंगे कि फलाने गांव में फलाने जगह पर यह सेंसिटिव जगह है। तो आपने सेंसिटिव चीजों को चिन्हित कर लिया, जो जगह है उनको चिन्हित कर लिया। अब उस सेंसिटिव के कारणों की पड़ताल करेंगे आप कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि यहाँ पर इतना बड़ा मलबा खड़ा हो गया था। तो आप पाएंगे कि भाई यहाँ पर एक ही जगह है जहां पर दोनों लोग होलिका दहन भी करते हैं, जहां पर मतलब उनका भी कुछ है, इस तरह का चीजें हैं। तो आप उनको या तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि क्या ये आपके लेवल से त्वरित समाधान संभव है। अगर संभव है तो आप कर दीजिए। कोई भूमि विवाद है उसको दूर करा दीजिए, दोनों की जमीन के अलग अलग कर दीजिए, डिमार्केशन लाइन लगा दीजिए वहां पर। आप जैसे एक जगह मैं जहां पर सबसे पहली मेरी ड्यूटी लगी थी 2014 में, तो वहां पर क्या था कि मतलब एक जो समुदाय के लोग थे उनका कब्रिस्तान था,
और उसी के बीच में एक पॉइंट पे होलिका दहन होता था, हर साल बड़ा विवाद होता था। तो बाद में क्या हुआ कि जिला प्रशासन और एसडीएम ने मिल करके उस पूरे जो भी वो एरिया था उसको उसने ये किया नापी करवाया, ठीक है ना, पैमाइश करवाया, उसका सीमांकन करवाया। सीमांकन करवाने के बाद उसकी बाउंड्री कर दी गई कि इतना दूर तक कब्रिस्तान रहेगा और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर होलिका दहन होगी। जैसे ही वो बाउंड्री वाल हो गया, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं फिर उसके बाद। तो आपको इन सब चीजों को देखना होगा, ये चीजें हैं। इसके बाद आपको लोकल इनपुट्स, जैसे ही आपने कहा कि शांति समिति की बैठक, वो बहुत जरूरी चीज होता है, हर थाने में होता है, हर फेस्टिवल से पहले होता है। तो आप शांति समिति की मीटिंग कर लें, उसमें जो दोनों समुदाय के लोग हैं उनका आप ले लें, उनका ये भाई उनसे ये राय ले लें भाई कि आप गार्जियन हैं, आप समझदार लोग हैं, क्योंकि उसमें समाज के जो सम्मानित लोग होते हैं दोनों समुदाय के वो आते हैं, तो उनके रहने से थोड़ा सा अच्छा माहौल बनता है, अच्छा एक असर पड़ता है उस रहने से, तो वो हो जाएगा। इसके बाद लोकल लेवल से आप इनपुट लेते रहें, आप अपने जो नीचे के अधिकारी हैं, पदाधिकारी से लगातार संपर्क में रहें, उस क्षेत्र में लगातार विजिट करते रहें। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। एक आदमी रिस्पॉन्स करिए बस थोड़ा सा। यस सर, आ रही है आवाज। आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद जब लोकल, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कि जो स्थानीय जन 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 प्रतिनिधि जो होते हैं उनका आप उनके साथ कम्युनिकेट करते रहें आप, क्योंकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो समझिए कि इस तरह का जो उफान आता है उसके लिए सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं। वो अगर ना हो, आपका जो शॉक ऑब्जर्वर समझते हैं आप, वो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं कि जैसे ही कुछ इस तरह का बलवा होगा, बवाल होगा, तो सबसे पहले यही लोग आपके साथ आएंगे और यही लोग आपको मतलब सेफ करेंगे वहां पर, और मतलब कम्युनल हार्मोनी को स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो 107 का जो आपने कहा, बहुत अच्छा आपने कहा कि भाई जो फेस्टिवल से पहले कुछ वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनसे लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, तो उनको वहां पर ले लिया जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों को मिला करके आप एक अच्छे तरीके से, एक बहुत बढ़िया तरीके से आप उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। और बस ये है, इतना चीज पर आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। क्या हो गया इस ठीक, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना में? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ और किन्हीं के मन में कोई सवाल हो तो मतलब बताइए, बाद में फिर हम कंक्लूड करेंगे। सर को मैं कहूंगा कि सर थोड़ा सा कंक्लूड कर देंगे इसको। जी सर, एक सवाल है। हेलो। हाँ हाँ जी सर, एक सवाल है कि मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ। अच्छा अच्छा। अगर वहाँ पर वो लोग पूछते हैं कि आप अधिकारी बन जाते हैं और आप दिव्यांग हैं, तो कैसे माहौल को, अगर कहीं माहौल गड़बड़ होता है, जैसे दंगा होते हैं, तो वहाँ आप क्या अपने को अनफिट महसूस करेंगे कि क्या? ऐसा सवाल वो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको इसमें ये बताना है जैसे कि जो जहाँ पे इस चीज के लिए आप अनफिट होते हैं वो सिर्फ एक पद होता है डीएसपी का। आपने मतलब देखा होगा कि डीएम भी बहुत जगह पे वो दिव्यांग होते हैं। इसमें आप कहिएगा कि कम्युनल हार्मोनी जो स्थापित करने के लिए मेरी दिव्यांगता आड़े नहीं आएगी। इसलिए आड़े नहीं आएगी कि आपको कम्युनिकेट करना है ना, लोगों के बीच संवाद स्थापित करना है। तो अगर मतलब बलवा होता है तो हमारे साथ जो सहयोगी स्टाफ होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर मतलब ऐसी कोई नौबत आती है कि जहां पर बहुत समस्यात्मक पहलू है, तो वहां पर तो जो पुलिस बल है वो काम करेगी ना पहले। ठीक है, आप तो बाद में जाएंगे, लेकिन जहां पर बातों को कम्युनिकेट करने की जरूरत है, स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श करने की जरूरत है, तो वहां पर तो आप हैं ही। ठीक है, तो आप एकदम स्पष्ट कहेंगे कि नहीं सर, यहाँ पर मेरी दिव्यांगता आड़े नहीं आएगी, क्योंकि मुझे
जनता से संवाद स्थापित करना है, उनको कम्युनिकेट करना है और कम्युनल हार्मोनी को स्थापित करना है। और सिस्टम, कोई भी सिस्टम काम करता है। देखिए, कोई अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो आज के डेट में अगर कोई एसडीएम बन गया तो वो हनुमान बन गया कि भाई एकदम पूरा एक छलांग लगाएगा तो इपार से उपार हो जाए समुद्र का, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है, वो काम तो सिस्टम करता है ना। आप काम करते हैं, आपके अंडर के जो बीडीओ हैं, सीईओ हैं, थाना प्रभारी हैं, अन्य थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, ठीक है ना, एसडीओ हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं ना वहाँ। ठीक है, तो आप इस बात को बिल्कुल एकदम अपने आप को इस बात के लिए मैं आपको अभी भी कहूंगा कि आप हीन भावना से ग्रसित ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ से थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेंगे ना तो वहां पर आपके मुंह से ये बात निकल जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप अभी से महसूस करें कि आपके रास्ते में यदि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, मेन तक पहुंच गए हैं, तो इंटरव्यू हो ही जाएगा और तब आप अच्छे एसडीएम ही बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। और आपकी दिव्यांगता कभी आए नहीं आने वाली है इसमें, ठीक ना। जी सर। और किन्हीं के मन में कोई सवाल हो तो बताइए। बिहार एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी एक फेलियर क्या होगी सर? अगर मैं इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ सर कि लोगों के बीच में कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश कर पाया, तो ये हो सकती है सर बेस्ट। क्या लोगों के बीच में कनेक्शन, मतलब लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी फेलियर? ना कोई फेलियर नहीं है ये। जैसे अगर कनेक्शन नहीं है, अगर लोगों से आप कनेक्ट नहीं है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रन कैसे हो रहा है? अगर आप देखें, अभी जनता इतनी जागरूक है, इतनी संवेदनशील है कि अगर आप एक काम के लिए इनकार कर देंगे ना, कल होकर के आपके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगने लगेंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि हम या जो सिविल सर्वेंट हैं वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, बल्कि अब तो कनेक्शन ज्यादा हो गया है ना, उनके पास डिफरेंट मंच है, वो आपको कहीं ना कहीं मतलब घसीट लेगा। ये बात अगर आज के 20 साल पहले आप बोलते तो ये बात आपकी बहुत हद तक सही हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त तक ना टेक्नोलॉजी थी और ना इतना मंच था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति को अगर आप कनेक्ट नहीं हो, अगर आप उसको लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तो वो आपको कहां कहां घसीट सकता है। सबसे पहले वो जाएगा आपका अनुमंडलीय लोक शिकायत में, फिर जाएगा जिला लोक शिकायत में, फिर जाएगा उससे भी ऊपर चला जाएगा, मंडली चला जाएगा, वो डीएम के यहाँ आवेदन दे सकता है। इसके बाद अगर उसका मन नहीं भरेगा तो वो लोकायुक्त में भी मूव कर सकता है, वो आपको आरटीआई मांग सकता है आपसे, मतलब आपको मीडिया में दे सकता है। यानी कि आप उसके पास इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप उनसे आपको उसमें आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। आप चाह करके भी ये अगर सोचते हैं कि आप कनेक्ट नहीं होंगे या जिनके ये योजना चल रही है उन तक नहीं आप दे पाएंगे, तो आप गलत हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा, आप तो इतना आपको आश्चर्य होगा जब आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, और वो जब आपसे बात करता है एक अधिकारी से, तो वो उसका मोबाइल हमेशा रिकॉर्डिंग मोड में होता है। अगर आपने एक शब्द गलत बोल दिया, वो रिकॉर्डिंग को क्या करेगा, मतलब वायरल कर देगा वो पूरा व्हाट्सएप पर। देखिए एसडीएम ने किया ऐसे बात, देखिए ऐसे किया, वो ऐसे बात करते हैं, मतलब वो वायरल कर देगा। उसके हर आदमी के मोबाइल में कैमरा है, वो क्या करेगा, कहीं पर जाएगा, बोला देखिए ये स्थिति है यहाँ पर भवन की, यह स्थिति है सिस्टम की, वो 2 मिनट का वीडियो बनाएगा, वायरल कर देगा। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप जनता से कनेक्ट बिना हुए आप ये काम करा लेंगे या आप अच्छे एसडीएम बन जाएंगे, अच्छे वीडियो बन जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं, बहुत गलत। अगर सर एक क्वेश्चन रेज होता है कि आपसे पूछा गया जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे बड़ा फेलियर बताइए बिहार एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सर क्या होना चाहिए सर इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई फेलियर नहीं है, मैंने कोई फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि देखिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, जो नीतियां बनानी है गवर्नमेंट की बनानी होती, और इसी फेलियर हो सकता है। हम लोग क्यों फेल करेंगे किसी चीज में? हेलो सर, मुझे लगता है यहाँ पे हेलो सर, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, बताइए। मुझे लगता है यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, जैसे कि हम लोग मैडम ऐसा है ना, मुझे हाँ बोलिए सुदामा सर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन को कई बार हम इमेजिन कर लेते अपने हिसाब से, और उसके बाद थ्राइव करते हैं उसके आंसर को तलाशने के पीछे। जी ठीक है,
सर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक बात ध्यान रखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ना तो पूरी तरह से कभी सफल होता है और ना ही कभी पूरी तरह से असफल होता है। बिल्कुल ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टू बी एंड शुड बी, और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार टू बी और शुड बी के गैप को कम करने में सफल रहता है। जैसे आप अगर देखें तो आज रंजीत सर का सेशन होना था, हम लोग लगातार कोशिश करते रहे, किसी कारणवश वो समय नहीं निकाल सके जी। और अगर किसी कारणवश समय नहीं निकाल सके तो हमने जो कमिट किया, हम उस कमिटमेंट को पूरा करने में असफल रहे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें नहीं तो उसको हमने अल्टरनेटिव के जरिए कंपनसेट करने की कोशिश की। शुरुआती दौर में हमने सोचा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंतराल को भरना है, लेकिन ये अंतराल पूरे के पूरे क्लास का हो गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इमेजिनेटिव क्वेश्चन के पीछे थ्राइव आउट मत करें। मतलब अब आपसे पूछ दिया गया कि बिहार का प्रशासन सफल है या असफल, इस तरह से चीजें नहीं होती। आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है, क्या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने जो प्रशासन को महसूस किया, क्या आपको लगता है, क्या आपके पास ऐसा कोई रोड मैप या विजन है कि उस प्रशासन की प्रभावशीलता को आप बढ़ा सके? प्रभावशीलता को बढ़ाने की बात करना एक चीज है और सफल या असफल कहना ये दूसरी चीज है। दोनों के फर्क को समझे। और ये फर्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बातें स्पष्ट हुई? तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा ना करें कि अब एक चीज पकड़ लिया है उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं, और थोड़ा सा कई बार अपने लिए भी तो स्पेस निकाल करके रखे न सोचने के लिए। क्योंकि इस बात को समझे कि हम लोग जिस जगह पर हैं जजमेंटल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, रियलिस्टिक आइडिया जो आपका होता है ना, वो जजमेंटल आपको नहीं होने देता। जब जिम्मेवारी आपके ऊपर होती है तो जिम्मेवारियां जजमेंटल होने नहीं देती, जिम्मेवारियां लगातार आपको इन्वॉल्व करती। हाँ सुदामा सर। अब सर अब तो मतलब बात लगभग हुए। हाँ अब सर क्या आगे कंटिन्यू किया जाए, छोड़ा जाए सर? आज प्रेफरेंस वाले कह रहे थे। हाँ। क्या कर रहे थे? सर्विस प्रेफरेंस सर। वो भी डील करते हैं आज ही। हेलो जी सर। अगले दिन के लिए मुझे लगता है कभी फ्रेश माइंड के साथ डील कर दीजिएगा सुदामा सर। सर जी सर। अब आज क्योंकि सर हम वो समय हम भी तो जस्ट ऑफिस से आए थे, हम तो दूसरे हम सुनने के लिए आए थे सर। हमको बोलना पड़ गया पूरा, हम तो तैयारी भी नहीं किए थे इसके लिए, सेशन के लिए। लेकिन फिर भी चलिए अच्छा लगा, लोगों से मैंने अपना अनुभव शेयर किया। और मैं फिर एक दिन सर चाहूंगा कि मेरा रखा जाएगा एक दिन, तो पूरा इनका सर्विस है ना, सर्विस प्रेफरेंस जितना भी है हम आपको ये पूरा आउटलाइन दे देंगे, जिसमें कि आप खुद निर्णय करेंगे कि कौन सी सेवा मुझे सबसे पहले रखनी चाहिए, कौन सबसे बाद रखनी चाहिए। मैं सारी सेवाओं के बारे में बात करूंगा, एक एक सेवा के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा, क्योंकि मेरी व्यस्तता है, बहुत सारा फोन इतना आ रहा है कि मैं टेकल नहीं कर पा रहा हूँ। तो और आज के लिए सॉरी, क्योंकि रंजीत सर का जहाँ पर है वहाँ पर लाइट कटी हुई है। तो रंजीत सर का कहना है कि कल या कल के बाद कोई एक मतलब वो 2 घंटे का समय देंगे। तो हम कल कोशिश करते हैं, कल नहीं होगा तो एक दिन के बाद होगा, परसों हो जाएगा वो सेशन। तो सर सॉरी सर, आज सर को भी थोड़ा ये हुआ। और लेकिन ये श्योर है कि वो आज थोड़े से उनकी मतलब जहाँ वो हैं वहाँ पे लाइट है नहीं, तो दिक्कत है सर उनको। तो सर कल या कल के बाद हम मतलब रखते हैं सर उनका सेशन। ठीक है, बात कर लेंगे सुदामा सर। सर अभी लगातार उनका फोन पर आ रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदामा सर। सर फिर हम लोग मिलते हैं। ओके जी। थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शुक्रिया सर।